पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड सच या डे का खेल हार गई और उसे उस इंसान को फोन करना पड़ा जिसे खोने का उसे सबसे ज्यादा पछतावा था। उसने फोन पर पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दोगे? बिल्कुल। जैसे ही जवाब पूरा हुआ, कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबको लगा कि मैं गुस्से में पागल होकर मेज पलट दूंगा, लेकिन उन्हें हैरान करते हुए मैंने बड़ी शांति से अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी। हमारी कानूनी शादी अभी नहीं हुई थी, अभी देर नहीं हुई है, तो इसे यहीं खत्म करते हैं, मैं अलग हो रहा हूं। उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना मैं मुड़ा और चला गया। रास्ते में मैंने जिंगबे को फोन किया, माँ, पिताजी, मैं घर लौटकर शादी करने के लिए तैयार हूं। कितनी खुशी की बात है। शौचुआन, आखिरकार तुम्हें अक्ला ही गई। तुम लिन ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुम अपनी आजादी की जिद न करते तो अब तक शादी करके पारिवारिक व्यापार संभाल चुके होते। तुम्हारे पिताजी और मैंने पहले ही एक रिश्ता चुन लिया है, हम बस तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रहे थे। उनकी सुकून भरी आवाज सुनकर मेरे दिल में अपराधबोध जागा। मेरी आवाज अनजाने में नरम हो गई। आप जो भी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो क्या शादी 19 जनवरी को तय करें? तुम वापस कब आ रहे हो? क्या तुम अपनी मंगेतर से पहले मिलना चाहते हो? माँ जल्द ही मुलाकात तय करती है। अपनी माँ को इतनी उत्तेजना के साथ लगातार बोलते सुनकर मुझे हल्का सा सिरदर्द होने लगा। मुझे कोई परवाह नहीं थी और न ही कोई दिलचस्पी थी कि मैं किससे शादी कर रहा हूं, और इसी दिलचस्पी न होने के कारण मैंने अपनी माँ की बात काट दी। मैं जल्द वापस आकर आपकी मदद करना चाहता हूं। शादी तो गौण है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही सारी तैयारियां देख लीजिए, वे समारोह से एक दिन पहले लौट आएंगे। मेरी बात पूरी ही हुई थी कि बाहर से कमरे का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर मैं स्वाभाविक रूप से मुड़ा और ली रुएन को भवें सिकोड़े अंदर आते देखा। शादी? कैसी शादी? उसकी शक्की नजरों का सामना करते हुए मैंने शांति से फोन रखा और एक बहाना बना दिया। एक दोस्त की शादी है और उसने मुझे बेस्ट मैन बनने के लिए कहा है। यह सुनकर ली रुएन का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया और उसने और कोई सवाल नहीं किया। मैंने अपना फोन मेज पर छोड़ा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब पानी चल रहा था, मेज पर पड़ा फोन कंपन करने लगा। लगातार बजते फोन को सुनकर मैं पल भर के लिए झिझका और फिर स्क्रीन चालू कर दी। चेन शूर नाम से सेव एक व्यक्ति का संदेश आया। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुमने उस साल क्या कहा था? क्या तुम वाकई लिन चुआन से शादी करने की नहीं सोच रही हो? ये शब्द मेरे सीने पर भारी पड़ने लगे। मैं एक पल के लिए जम गया और फिर स्क्रीन स्वाइप की। तभी मैंने वो संदेश देखा जो ली रुएन ने कुछ मिनट पहले भेजा था। चेनची, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुमने तब मुझसे क्या वादा किया था? मैंने फोन वापस रखा और सोफे पर टिक कर बैठ गया, जैसे पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया। 18 साल की उम्र में मेरी चाची शादी करने के लिए वापस वतन लौटी। मैं उनके साथ आया और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करने और सुरक्षा कारणों से मैंने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई। अपने सीनियर ईयर की वेलकम पार्टी में अपनी रूममेट की मदद के लिए मैं पियानो बजाने मंच पर गया। खत्म होने पर अपना वाद्यंत्र लिया और मंच से नीचे उतरा। नीचे देखा तो ली रुएन खड़ी थी। उसने सफेद गौज की ड्रेस पहनी थी और फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने मुझे देखा। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चूंकि मैं हमेशा से खूबसूरती का कदरदान रहा हूं, मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसके बाद से हम रोज बात करने लगे और समय समय पर मिलते रहे। तीसरे महीने में ली रुएन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पहली बार प्यार में पड़े किसी व्यक्ति के लिए जिसे पहली ही नजर में प्यार हो गया हो, इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। इस तरह हमारी कहानी शुरू हुई। 21 से 28 साल की उम्र तक, 7 लंबे वर्षों तक मेरा परिवार लगातार मुझे अरेंज मैरिज के लिए वापस बुलाने का दबाव डालता रहा। मैंने कई बार मना किया। बाद में मैंने उसकी राय जाननी चाहिए, लेकिन जब भी मैंने शादी का जिक्र किया, ली रुएन बीमारी की तरह उससे दूर भागती, उस विषय को कभी छूती तक नहीं। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद वह अभी उस कदम को उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आधा महीना पहले एक पार्टी में शराब पीने के बाद मुझे सच्चाई पता चली। पता चला कि उसके दिल की मालकिन हमेशा से वही था, उसका बचपन का दोस्त चेनची। अफसोस, यह एक तरफा प्यार था। वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था और उसने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि उस पहली रात चेनची किसी और के साथ था और मुझे मंच पर पियानो बजाते देख उसे उस आदमी की याद आ गई जिसे वह गुप्त रूप से प्यार करती थी। अपने दर्द को कम करने और उसे जलन दिलाने के लिए उसने मुझे चुना। अगले सालों में चेनची लगातार गर्लफ्रेंड बदलता रहा। हर बार जब वह रिश्ता तोड़ता, ली रुएन उसे ढूंढने के बारे में सोचती, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, चेनची किसी और को ढूंढ लेता और उसे दुख में छोड़ देता। इस तरह आना जाना करते हुए 7 साल बीत गए और हम अलग नहीं हुए। ली रुएन ने कभी हार नहीं मानी। हमेशा उम्मीद रहती कि चेनची अपना मन बदल लेगा, उस मजाक को याद करते हुए जो उसने नशे में किया था। रुएन, मेरे 28 साल के होने तक इंतजार करो। अगर हम दोनों तब भी अकेले हुए तो हमें एक मौका जरूर लेना चाहिए। तुम क्या सोचती हो? तो हर साल वह उससे पूछती थी और आखिरकार इस साल वह 28 का हो गया।
ली रुएन के फोन पर संदेशों को देखकर मैं बस कड़वाहट से मुस्कुरा सका। 33 दिन बाद चेन ची का 28वां जन्मदिन होगा, वही दिन जब मैंने उससे ब्रेकअप करके घर लौटने और शादी करने का फैसला किया। उसे स्टडी रूम में जाते देख मैं उठा, बत्ती बंद की और बिस्तर पर चला गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, अंधेरे कमरे में बहुत धीमी आहटें सुनाई दी। उसने अपने फोन को नाइट स्टैंड पर छोड़ दिया और मेरे पीछे लेट गई। सन्नाटा तब तक छाया रहा जब तक उसकी सांसें मेरे पास धीरे और लयबद्ध होने लगी। मैंने आंखें खोली और ली रुएन का फोन ले लिया। चैट खोलते ही मैंने 4 नए शब्द देखे। मैंने हमेशा तुम्हें याद किया है, मैंने हमेशा तुम्हें याद किया है। यह एक सरल वाक्य था, लेकिन मैं उसका चेहरा देख पा रहा था जब उसने इसे लिखा होगा। शायद वह अपना होंठ काट रही होगी, आंखें स्क्रीन पर टिकी होंगी। लंबे वाक्य लिखना, फिर उन्हें मिटाना, हर शब्द को ध्यान से तौलना। ऐसा वाक्य कि उसकी भावनाएं बहुत स्पष्ट भी न हो पर उसे पता भी चल जाए। वह बारीकी और सावधानी सिर्फ चेंची के मामले में ही दिखाई देती थी। मैं जितना इस बारे में सोचता, मेरी आत्मा उतनी ही दुखती। वह उस 28 साल पुराने वादे से चिपकी हुई थी, उसके हाँ कहने का इंतजार कर रही थी। मेरी एक रात बिना सोए गुजरी। तड़के मुझे अपने पास हलचल सुनाई दी। मैंने आंखें खोली और उससे कहा, आज काम से जल्दी आ जाना। अपने चेहरे पर क्रीम लगाती ली रुएन मुझे भ्रमित होकर देख रही थी। क्या कुछ गलत है? सन्नाटे के बाद मैंने जवाब दिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुम भूल गई? वह पल भर के लिए तन गई और फिर धीरे से सिर हिलाया। पिछले 2 हफ्तों में उसने केवल चेंची के साथ अपनी मुलाकात के बारे में सोचा था, बाकी सब भूल गई, यहां तक कि अपना जन्मदिन भी। यह याद करके कि मैंने 2 महीने से एक सरप्राइज तैयार किया था जो बेकार गया, मेरे सीने में टीस सी उठी। ली रुएन ने मेरी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया और बस कहा, कुछ सरल सा कर लेना, पहले की तरह इतनी धूमधाम की जरूरत नहीं है। बीते सालों में मैं उसे खुश करने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने में जी जान लगा देता था, लेकिन उसने कभी इसकी कद्र नहीं की। ये शब्द सुनकर मेरी आवाज में कड़वाहट थी। पार्टी पहले ही तय हो चुकी है और सबने पुष्टि कर दी है। मैं अब उसे रद्द नहीं कर सकता। मैंने इसे 3 महीने से प्लान किया था। तब मुझे नहीं पता था कि वह किसी और से प्यार करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ भी न करता। मेरी सफाई के बाद ली रुएन ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन लेकर चली गई। उसके जाने से पहले मैंने देखा कि उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। कंपनी पहुंचकर मैं अपना इस्तीफा सौंपने मैनेजर के ऑफिस गया। जब मैं इस्तीफा हाथ में लिए बाहर आया तो पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। शौचवान, तुम इस्तीफा दे रहे हो इतनी अचानक? क्या तुम्हारे पास कोई और नौकरी है? इतने निर्णायक कैसे? तुम जरूर घर जाकर खानदानी संपत्ति के वारिस बनोगे, है ना? उनकी दिलचस्पी पर मैं मुस्कुराया और कहा, घर शादी करने जा रहा हूं। मेरे सहकर्मियों ने समझदारी में सिर हिलाया। चिन्हाओ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त पूछने आया, लिन चुआन, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आखिर शादी करने के लिए हां कह दी? किस बात ने उसका मन बदल दिया? मैंने सफाई देने की जहमत नहीं उठाई, बस विषय बदल दिया। आपकी मदद के लिए सबका शुक्रिया। बाद में मैं आपको खाना खिलाऊंगा। शिफ्ट खत्म हुई तो मैं उनके साथ खाने गया। जब हम होटल पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। मैं प्राइवेट रूम की ओर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने गया एक बातचीत ने मुझे रोक दिया। बहुत ठंड है। रुएन किसे ढूंढने गई थी और किसे? लेकिन चेनशी मैं आसपास ही था और मैंने सब सुन लिया। चेनशी ने कहा कि वह आज आ रहा है और रुएन उसे ढूंढने भाग गई। रुएन खुशी से झूम रही होगी। आज वह 28 साल की हो गई और अगले महीने चेनशी भी 28 का हो जाएगा। अगर वह अब वापस आ रहा है तो पक्का अपना वादा निभाने आ रहा होगा। कहते हैं वह फिर से सिंगल है तो बहुत मुमकिन है, पर अगर वे साथ हो गए तो लिंचुआन का क्या होगा? हमने उससे यह बात इतने सालों तक छिपाए रखी। 7 साल बीत गए, उसे पता भी नहीं कि चेनशी कौन है और वह उसे पागलों की तरह प्यार करता है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? रुएन की आंखों में तो बस वही बसा है। अगर चेनशी अपना वादा निभाने को मान गया तो लिंचुआन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा। बेचारा, कितनी बुरी किस्मत है उसकी। शुक्र है उसका कोई रसूख नहीं है तो उसे छोड़ना आसान होगा। उसने सालों हमारा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन रुएन की दोस्त होने के नाते हमें उसका साथ देना होगा। जब उनका ब्रेकअप हो तो हम रुएन के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकते। हम मुआवजे के तौर पर उसके नाम एक गाड़ी और घर कर देंगे। मैं खामोशी से सुनता रहा। छोड़ने का फैसला मैं पहले ही कर चुका था, इसलिए अब मुझे वैसी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी जैसी 15 दिन पहले हुई थी। उल्टा मुझे यह सब सुनकर हंसी आ रही थी। उसे ब्रेकअप करना है और उसके लिए भी उसे अपनी सहेलियों की मदद चाहिए। आखिर इन 7 सालों में मेरा रिश्ता था क्या? अफसोस, इस बार छोड़ने वाला मैं हूं। मैं दरवाजे के सामने खड़ा रहा जब तक कि वेटर ड्रिंक्स की ट्रॉली लेकर नहीं आ गया। मैं एक तरफ हट गया और जैसे ही दरवाजा खुला सारी फुसफुसाहटें ऐसे थम गईं जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया। थोड़ी देर बाद ल्यू रुएन एक अजनबी के साथ अंदर आई। उसका साया बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने खामोशी से उसका मुआयना किया। ल्यू रुएन उसे सबसे मिलवाने ले गई और आखिरकार मेरे सामने आकर रुकी। उसने कहा, यह चेनशी है, मेरा बचपन का दोस्त। चेनशी, उसने झिझकते हुए आगे कहा, और यह लिंचुआन है, मेरा एक दोस्त। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं गुस्से में आगबूला हो जाऊंगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था।
मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बस गहराई से उसकी आंखों में देखा और अपने और उनके बीच फासला बनाने के लिए पीछे हट गया। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। नमस्ते मिस्टर चेन, मैं बस ल्यूरुएन का एक दोस्त हूँ। परिचय के बाद महफिल में जान आ गई। चेनशी काफी करिश्माई था और सबसे खुलकर बात कर रहा था। वह हाथ में गिलास लिए घूम रहा था, सबको पीने और खेलने के लिए उकसा रहा था। खेल जब रोमांचक हुआ और उसके हाथ में पत्ते थे तो उसने तरबूज मांगा। ल्यूरुएन ने अपने कांटे से उसे अपने हाथों से खिलाया। उसने खाया और फिर पीने के लिए अपना गिलास उठा लिया, आधी गिलास रेड वाइन। मैं कुछ मीटर दूर बैठकर देख रहा था कि कैसे वह गिलास को नहीं छोड़ रही थी और लगातार पी रही थी। हर बार जब वह पीती उसके होंठ बिल्कुल उसी जगह लगते जहां कुछ पल पहले चेनशी के होंठ थे। आखिरकार वह नशे में धुत हो गई। फिर भी हमने जन्मदिन का जश्न जारी रखा। सबने गाना गाया और उससे विश मांगने और मोमबत्तियां बुझाने को कहा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मैं खुद केक लेकर आया और मोमबत्तियां लगाईं। 28 का नंबर देखकर ल्यूरुएन ने अपना सिर दबाया जैसे नशा उतारने की कोशिश कर रही हो। उसकी धुंधली आंखें कमरे में घूमी और उसने एक उंगली उठाई। इस साल मैं कोई विश नहीं मांगूंगी, इसके बजाय मैं एक सवाल पूछूंगी। उसने चेनशी की तरफ तड़प भरी नजरों से इशारा किया। चेनशी, तुम भी जल्दी ही 28 के होने वाले हो। 28 साल का। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? जैसे ही उसने ये पूछा, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन उत्सुक निगाहों के बीच चेनशी एक पल के लिए झिझका। उसने जवाब दिया नहीं। एक सन्नाटे के बाद कोई खुशी से चिल्लाया और कमरा गूंज उठा। उसकी दोस्त नशे में धुत होकर उठी और ल्यूरुएन को नाचने के लिए खींच ले गईं। उस अफरा तफरी के बीच मैं शांत बैठा रहा, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जिसे बेवकूफ बनाया जा रहा हो, और मुझे शक हुआ कि पार्टी सुबह तक चलेगी। जब सब चले गए तो मैंने उसे गाड़ी में बिठाया। वह अभी भी उसी नशे की हालत में थी। वह मेरे सीने से लगकर सिसकने लगी। उसने कहा, चेनशी मत जाओ, मेरे साथ रहो। बाकी सब क्यों मिल सकते हैं और मैं क्यों नहीं? मैंने इतने सालों इंतजार किया है। हर एक दिन मैंने बस तुम्हारा इंतजार किया है। ड्राइवर यह सब सुन रहा था और शरारत से मुस्कुराया। जब हम बाहर निकले और उसने मुझे उसे गोद में उठाए देखा तो उसने मजाक उड़ाया। अरे, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कितना प्यार करती है ना? मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। वह चेनशी से गहराई से प्यार करती है, लेकिन मैं चेनशी नहीं हूं। अगली सुबह उठने पर ल्यूरुएन को याद आया कि क्या हुआ था और वह सफाई देने भागी। लिनचुआन कल पहुंचते ही उन्होंने मुझे बहुत पिला दिया था। मैंने पक्का कुछ भी अनाप शनाप बोला होगा। वह बस नशे की बातें थीं, उन पर ध्यान मत दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे याद होगा या वह इतना घटिया बहाना बनाएगी, पर मैं शांत रहा और इस नाटक को जारी रखा। मैंने बस हल्की सी गर्दन हिला दी। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी प्रतिक्रिया को इतनी शांति से क्यों देख पा रहा था। कल की बात याद करके ल्यूरुएन को अचानक बेचैनी महसूस हुई। यह भांपते हुए कि कुछ तो गलत है, उसने बात बदल दी। कल मैंने सबके साथ पीने में बहुत समय बिताया और तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। लिनचुआन, क्या तुम नाराज हो? क्या आज काम के बाद बाहर चलना चाहोगे? मैं आज दोपहर को व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। चूंकि मैंने उसे इतने रूखेपन से मना किया था, उसने मनाने के लिए और जोर दिया। मैं मजबूर हो गया और मान गया। शाम को मैं कपड़े बदल ही रहा था कि केन होवे का मैसेज आया। लिनचुआन, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने इस्तीफा दे दिया है? वह अभी तुम्हें ढूंढते हुए आई थी और बहुत परेशान दिख रही थी। मैंने मैसेज पढ़ा ही था कि उसका फोन आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरा चेहरा उदास हो गया। झिझकने के बाद आखिरकार मैंने कॉल उठा लिया। उसकी गुस्से वाली आवाज गूंजी। तुम्हारे सहकर्मी कह रहे हैं कि तुमने शादी करने के लिए इस्तीफा दिया है। जब तक मैं सोचता कि कैसे समझाऊं, वह चिल्लाती रही। मैंने पहले ही कहा है, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी मैं समझ गया। उसे लगा कि मैं उस पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसीलिए वह इतनी भड़की हुई थी। मैंने सब्र से उसे शांत करने के लिए कुछ कहा। मैंने तो बस सहकर्मियों से मजाक किया था, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं आजकल थक गया हूं और थोड़ा आराम करना चाहता हूं। मेरे शब्द सुनकर वह आखिरकार शांत हो गई। दोबारा ऐसे मजाक मत करना, उसने भारी आवाज में कहा। और फिर ल्यूरुएन ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूं। मैं चाहता था कि वह आ जाए। मैं उसे पता बताने ही वाला था कि तभी मुझे बहुत हल्की सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे चेनशी की थी। वह जरूर जो मैं कहने वाला था। जरूरत नहीं में बदल गया और कॉल जल्दी कट गई। स्क्रीन को काला होते देख मैंने खुद पर ही एक फीकी मुस्कान दी। अगर वह सच में मुझे ढूंढना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों काटती? उसने बस शिष्टाचार के नाते पूछा था और फिर भी मैंने उसे गंभीरता से ले लिया। मैंने रेस्टोरेंट के लिए टैक्सी ले ली। नाम बताने के बाद कर्मचारी ने मुझे रूफटॉप टेरेस तक पहुंचाया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मेज पर खाना लगा है, पर कोई है नहीं। मेरे उलझे हुए चेहरे को देख कर्मचारी ने अदब से समझाया। मिस ल्यू ने 10 मिनट पहले कॉल करके डिश ऑर्डर की थी। कहा था कि वह किसी स्टार को डिनर पर ला रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी काम है और वह थोड़ा देर से आएंगी। थोड़ी देर पहले आई कॉल को याद करते हुए मैं समझ गया, जरूरी काम। वह यकीनन फिर से चेनशी के साथ होगी।
सच तो यह है कि वह झूठ नहीं था, क्योंकि उसके लिए अपने प्यार के साथ रहना छोटी सी छोटी बात भी एक आपातकाल की तरह थी। ज्यादा सोचे बिना मैं सीधे प्राइवेट रूम में चला गया। कर्मचारी ने उत्साह के साथ कटलरी सेट की और हर डिश पेश की। मेज पर सीफूड देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यूरोप में अपने सालों के दौरान मैं वेस्टर्न खाना नहीं खा पाता था, और मैंने इतना सीफूड खाया था कि मुझे उससे नफरत हो गई। वापस आए सालों हो गए, लेकिन मैं अभी तक ढल नहीं पाया हूं। अगर यह पहले होता तो मैं उसकी हर बात मान लेता, लेकिन अब मैं उसकी नजरअंदाजी सहने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कर्मचारी को सब कुछ ले जाने का इशारा किया। मिस्टर लिन, मिस ल्यू भुगतान कर चुकी हैं और यह काफी महंगा था। क्या आप पक्का कुछ और खाना चाहते हैं? अगर हम सब कुछ हटा देंगे तो रेस्टोरेंट रिफंड नहीं देगा। मैंने शांति से अपनी जेब से कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। मैंने कहा, इसे ले जाओ और नया ऑर्डर दे दो। इस कार्ड का इस्तेमाल करो। चिंता मत करो, मैं कर सकता हूं। जब तक मैंने खाना खत्म किया, लियू रुआन नहीं आई थी। मैंने इंतजार नहीं किया, बिल चुकाया और घर आ गया। रास्ते में ही मुझे कई मैसेज मिले। लिन चुआन, क्या तुम आज रात बाहर रह सकते हो? वो अचानक वापस आया है और उसका पुराना घर अभी रहने लायक नहीं है। वहां बहुत कुछ टूट फूट गया है। उसका पेट बहुत नाजुक है। वो किसी की देखभाल के बिना नहीं रह सकता। मैं चाहती हूं कि वो आज रात यहां रुके। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? एक तरफ वो चेन जी का ख्याल रखना चाहती थी और दूसरी तरफ उसे डर था कि वो हमारे रिश्ते के बारे में जान जाएगा। कितना हास्यास्पद है। इस बार मेरा इन खेलों में कोई मन नहीं था, तो मैंने उससे सीधा पूछ लिया, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? आखिर हमारे रिश्ते को इतनी कीमत देकर क्यों छुपाना? कब तक तुम इसे छुपाने का इरादा रखती हो? काफी देर बाद उसने जवाब दिया। लियू रुआन ने कोई सफाई नहीं दी, उसने बस एक तारीख भेजी, 18 जनवरी। अगर यह पहले होता तो मैं नहीं समझता कि उसने यही दिन क्यों चुना, पर अब मैं जानता हूं कि उस दिन चेन जी का जन्मदिन है। अगर उस दिन चेन जी ने उसके साथ रहने का वादा पूरा किया तो वो यकीनन मुझे बिना सोचे छोड़ देगी। अगर उसने इनकार किया तो वो अपना इरादा बदलकर मुझसे शादी करने को कहेगी। वो मुझे परखने के लिए यह सब कर रही थी ताकि एक ईमानदार जवाब पा सके। ठीक है, अगर उसे ठुकरा दिया जाता तो उसके पास मैं था, उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड बैकअप के तौर पर, और फिर वो कह देती कि यह तो बस मजाक था। आगे बढ़ना हो या पीछे हटना, उसके पास हमेशा एक सही रास्ता तैयार रहता था। मुझे उसकी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। अफसोस, अब मुझे उसका स्पेयर नहीं बनना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फोन बंद किया और एक होटल रूम बुक कर लिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी और फिर दोपहर तक सोता रहा। समय देखने के लिए फोन ऑन किया तो दर्जनों मैसेज आ चुके थे। ज्यादातर लियू रुआन के थे और कुछ उसके दोस्तों के ग्रुप के। है, तुम कहाँ हो? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस तरह डराओ मत। रुआन पूरी रात तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती रही। मैसेज देखे जिनमें केवल उलाहने भरे थे। मैंने ठंडी आ भरी। क्या फोन बंद करके सो जाना डराना कहलाता है? वैसे भी सब जानते हैं कि चेन जी है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूं या मर गया? मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी लियू रुआन का फोन आया और उसकी आवाज में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। लिन चुआन जी, बस एक रात के लिए रुका था। क्या इस बात पर इतना गुस्सा होना जरूरी है? अगर तुम खुश नहीं भी हो तब भी तुम्हें बदला लेने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सफाई देना जरूरी नहीं समझा और एक बेतुका बहाना बना दिया। मैं गुस्सा नहीं हूं। बैटरी खत्म हो गई थी और फोन अपने आप बंद हो गया। अगर यह पहले होता तो वो पक्का मुझ पर यकीन कर लेती, पर आज न जाने क्यों उसे शक हुआ और उसने सवाल किया, आखिर पहले मैं हमेशा कैसे मिल जाता था? पर कल रात फोन बंद था। उसकी शिकायत सुनकर मैं सन्न रह गया। अचानक मुझे पुरानी कई बातें याद आ गईं। सालों पहले एक रात अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी को फोन लगाने की कोशिश की, पर गलती से मुझे कर दिया। पता चलते ही मैं तुरंत दवाई लेकर उसके पास पहुंचा था। पिछले साल जब वो विदेश गई थी तो 7-8 घंटे का समय का अंतर था। लियू रुआन को मेरा स्थानीय समय याद नहीं रहा, तो रात के 3 या 4 बजे उसने फोन करके किसी दस्तावेज के बारे में पूछा। मैंने अपनी नींद को कुर्बान किया और कैमरा ऑन करके उसे वो ढूंढ कर दिया। 3 महीने पहले मुझे ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ा था, और ऑपरेशन के बाद होश में आने से पहले ही उसका मैसेज आ गया कि उसे बबल टी चाहिए। मैंने नर्स से मंगवा दी थी। हर एक बात मेरे निस्वार्थ प्यार का सबूत थी। अफसोस कि चाहे मैंने कितनी भी कुर्बानियां दी, उसने कभी नहीं देखा। यह सोचकर मेरी आवाज में उपहास भर गया। मुझे बस डर था कि जरूरत के वक्त मैं तुम्हारे पास न हूं। लगता है तुम मुझे कल रात मिल नहीं पाई। उस व्यंग्य भरी आवाज को सुनकर लियू रुआन को 7 साल में पहली बार दुख महसूस हुआ। मैं हमेशा उसके लाड उठाता था। हमने कभी बड़े झगड़े नहीं किए थे। ऐसी बातें थीं जो वो बताना नहीं चाहती थी, और मैंने कभी उस पर जोर नहीं डाला। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर डेट्स तक मैंने हमेशा उसे पूरे समर्पण से चाहा था। खुद से ईमानदार रहूं तो लियू रुआन को मानना पड़ा कि मैं एक लगभग परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरे किए गए अच्छे कामों को याद करके उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मुझे पता है, बस तुम्हारी फिक्र में मैं कुछ ज्यादा बोल गई, मुझे माफ कर दो। लिन चुआन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। उस पल मैं उसे नहीं देखना चाहता था,
तो मैंने कहा जरूरत नहीं है और टैक्सी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो नानी ने बताया कि लियू रुआन अभी अभी निकली है। अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूर चेनजी ने फोन किया होगा। हवा में अभी भी पुरुषों के परफ्यूम की महक तैर रही थी। मैंने नहीं पूछा कि वो कहाँ गई, मैंने बस नानी से खिड़कियां खोलने को कहा ताकि ताजी हवा आ सके। अगले पखवाड़े तक मैंने लियू रुआन को फिर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल ही गई कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। चेनजी की पोस्ट से मैं अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रही है, पर मेरा न तो उससे पूछने का मन था और न ही कोई सफाई सुनने का। मेरे लिए हर दिन अब बस एक उल्टी गिनती थी। अब मेरे दिल में कोई परवाह नहीं बची थी उस इंसान के लिए जिससे अलग होना तय था। न्यू ईयर ईव पर बर्फ गिरी। मेरा मूड अच्छा था और मैंने खिड़की के पास बैठकर फिल्में देखी। भोर में आतिशबाजी के शोर के बीच मैं थककर रॉकिंग चेयर पर लेट गया और सोशल मीडिया चेक करने लगा। दरवाजा जो पूरी रात शांत था, अचानक कदमों की आहट से गूंज उठा। मैं उठकर बैठा और देखा लियू रुआन पूरी तरह नशे में धुत आई थी। वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई, सोफे पर ढेरों बैग फेंके और उन्हें खोलने लगी। देखो मैं क्या लाई हूं, 2 स्कार्फ। बाहर इतनी बर्फबारी है। लिंचुआन, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिंचुआन, यह रोलेक्स देखो जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदी थी। यह तुम्हारा नया साल का तोहफा है, पसंद आया? बोलते बोलते लियू रुआन ने मेरे ऊपर तोहफों का ढेर लगा दिया। मुझे घबराहट हुई और मैंने स्कार्फ हटा दिया। फिर उसने माफी मांगने के लिए मेरा हाथ थामा। सॉरी, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त थी और तुम्हें मिलने का वक्त नहीं मिला। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उस दिन भी मुझे तुम्हें इंतजार नहीं कराना चाहिए था। लिंचुआन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यह कहकर वो मुझे चूमने के लिए आगे झुकी। मैं उसके ऊपर शराब की महक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और न ही समझ पा रहा था कि उसे अब क्या हुआ है। काफी मिन्नतों के बाद मैंने उसे सोने के लिए मना लिया। जब वो सो गई तो मैंने बिखरे हुए बैग इकट्ठे किए और अपना फोन उठाया। अपनी खुशियां जाहिर करने वाले लोगों के नोटिफिकेशन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो चेनजी की एक पोस्ट थी। उसने बर्फ में उस लड़की की 9 तस्वीरें अपलोड की थीं, एक बहुत ही दिलचस्प कैप्शन के साथ। बर्फबारी के पहले दिन मुझे एक नया साथी मिल गया, एकदम सही इंसान। यह देख मेरे सारे संदेह मिट गए। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू रुआन इतनी नशे में लौटी और मुझसे सुलह करना चाही। पता चला कि उसके महान प्रेमी को कोई और मिल गया है। अब सब समझ में आता है, वरना उसे अपने एक्स की याद कैसे आती। एक फीकी मुस्कान के साथ मैंने घड़ी उतारी और मेज पर रख दी। अगले कुछ दिन लियू रुआन बिल्कुल बदली हुई नजर आई। वो कहीं नहीं गई और घर पर ही रहकर कहने लगी कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है। जब भी मेरे पेट में दर्द होता, वो प्यार से मेरे लिए दलिया बनाती। मुझे किसी ट्रेवल विज्ञापन को देखते देख उसने तुरंत प्लान बनाया कि नए साल के बाद वो मुझे बाहर ले जाएगी। शायद इस बार खुद चोट खाकर उसने मुझ पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, पर अब मैं झुकने वाला नहीं था। मैं खामोशी से देखता रहा कि कैसे लियू रुआन एक परफेक्ट पार्टनर होने का नाटक कर रही है, बिना किसी अफसोस के। यह आखिरी दौर ऐसा था मानो वो अतीत के अपने कर्ज चुका रही हो। यह सोचकर मुझे सुकून मिला। जब बर्फ पिघली तो मेरी माँ ने मुझे कुछ सूट के कैटलॉग भेजे और पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन में हर एक डिटेल देखने के लिए जूम कर रहा था। शायद मैं इतना खोया हुआ था कि जब लियू रुआन दबे पांव आई तो मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक उसने फोन नहीं छीन लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा काला पड़ चुका था और वो सूट को घूर रही थी। तुम क्या देख रहे हो? मैंने काफी सहजता से झूठ बोल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, एक दोस्त की जल्द ही शादी है। उसे अपने सूट में कुछ दिक्कतें थीं तो मैं नए मॉडल देख रहा हूं। मैं उसे सलाह दे रहा हूं। मेरा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था, इसलिए लियू रुआन को शक नहीं हुआ। उसने फोन लौटाया और पूछा मैं शादी की तारीख भूल गई हूं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसकी गंभीरता को देखकर मैंने एक रहस्यमयी भाव बनाया, 18 जनवरी, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तारीख सुनते ही वह सन्न रह गई। मैं उसे देखते हुए धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक खामोश रहने के बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि देखते हैं उस दिन क्या होता है। उस सवाल के बाद से ही वह उदासी में डूब गई। वह खोई खोई सी लग रही थी। शादी का बहाना बनाकर मैंने उसके सामने ही अपना सूटकेस पैक कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं इस रिवरसाइड अपार्टमेंट में आया तो 6 साल बीत चुके थे। मैंने सिर्फ वही चीजें रखीं जो मैंने खुद खरीदी थीं। मैंने और कुछ नहीं लिया। जिंगबे वापस लौटकर, जो मेरा इलाका है, मैं जो कुछ भी कम पड़ेगा वो खरीद लूंगा। ये चीजें इन्हें यहीं छोड़ देना ही बेहतर है। कभी कभी लियू रुआन मेरे सूटकेस की ओर देख लेती, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। मैं जानता था कि उसका दिल चेन के जन्मदिन के निमंत्रण का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपना बहुत सारा निजी सामान फेंक दिया है। जब तक हमारी वो पुरानी निशानियां यहां हैं जिन्हें मैं संजोता था, उसे कभी शक नहीं होगा कि मेरा जाना आखिरी है। उसकी नजरों में मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए अपनी जान दे सकता था। भला वो कैसे सोच सकती थी कि मैं वाकई छोड़कर चला जाऊंगा। पूरी दृढ़ता के साथ मैंने शांति से अपना सामान पैक करना पूरा किया। सब ठीक है। 18 जनवरी को आसमान में घटाएं छाई हुई थीं, जैसे बारिश होने वाली हो।
लियू रुयान जल्दी उठ गई और सोफे पर बैठकर अपना फोन देखने लगी। मैं थोड़ा देर से उठा और नाश्ते के लिए बैठ गया। नैनी ने बाहर देखा और पूछा, छोटे मालिक लिन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। क्या आपको एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना होगा? यह सुनकर लियू रुयान ने ऊपर देखा और झटके से पूछा, तुम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हो? तुम्हें कल शादी में जाना है। तुमने कहा था कि तुम इस बारे में सोचोगी। क्या तुमने फैसला कर लिया? मैंने स्वाभाविक लहजे में अपनी बात कही और खामोशी से उसे देखता रहा। लियू रुयान कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, वो बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूं। उसके जवाब से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने नाश्ता खत्म किया और अपना सामान लेने कमरे में चला गया। जैसे ही लियू रुयान ने अपनी सीट बेल्ट लगाई, उसका फोन बज उठा। उसने तुरंत फोन खोला और अगले ही पल उसकी ठंडी आंखों में ऐसी खुशी आ गई जिसे छुपाना नामुमकिन था। उसने फोन पटका, बेल्ट खोली और दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसे क्या कहना था और वह स्पष्टीकरण देने के लिए झुकी। लिन शुआन, दफ्तर में कुछ जरूरी काम आ गया है जिसे मुझे ही संभालना होगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इतने सालों साथ रहने के बाद जिस तरह वह मेरी नजरों से बच रही थी, साफ था कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे टोका नहीं। मैंने बस सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते हुए मैंने सोशल मीडिया खोला और देखा कि चेन जेड ने पोस्ट शेयर किया है। उसकी बर्थडे पार्टी की तस्वीरें थीं। उसके बगल में अब उस लड़की का कोई निशान नहीं था। लगता था उनका ब्रेकअप हो गया है। इसका मतलब था कि चेन जेड का वो पुराना वादा कि वो लियू रुयान के साथ रहेगा। अगर वह 28 की उम्र में भी सिंगल थी तो यह मौका फिर से खुल गया था। हैरानी नहीं कि वह इतनी खुश थी। उसने सफेद गाउन पहना और अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने खिड़की नीचे की और मुझे चिल्लाकर कहा, तुम वापस कब आओगे? मैं बिना जवाब दिए मुस्कुरा दिया। उसे परवाह नहीं थी और वह पूरी रफ्तार से ओझल होने तक आगे बढ़ गई। मैंने बिना एक शब्द कहे मुस्कुराहट बनाए रखी। इसका लियू रुयान पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी स्पोर्ट्स कार में तेजी से निकल गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा रहा, उसकी कार को आंखों से ओझल होते देखा और ड्राइवर से कहा, चलो। हल्की फुहारों ने शीशे को भिगोना शुरू कर दिया, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। शीशे के उस पार मुझे अब अपने आसपास साफ दिखाई नहीं दे रहा था और अब मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैंने आंखें मूंद ली और मन ही मन एक खामोश अलविदा कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। प्लेन में बैठने से पहले मुझे मेरे पिता का फोन आया। लिन चुआन, तुम कितने बजे पहुंचोगे? पापा ने कहा कि वो मुझे लेने ड्राइवर भेज देंगे। मैं भी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए प्लेन में बैठते ही मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे से ज्यादा की उड़ान के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। जिंगबे में उतरने के बाद मैंने अपनी टोपी और चश्मा पहन लिया। जैसे ही मैं अराइवल गेट से बाहर निकला, किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। लिन चुआन, वह प्यारी आवाज सुनकर मैंने आंखें सिकोड़ी और सिर को धीरे से हिलाया। काऊ अंकल ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। मैंने शेन यूशु को सिकोड़ी नजरों से देखा, सोचा कि वह ड्राइवर है, लेकिन वह इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? गाड़ी में बैठते ही मैं खिड़की के सहारे टिक गया। मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और सो गया। जागने पर खिड़की से एक अनजान हवेली देखकर मैंने शक से पूछा, हम कहाँ हैं? यह मेरा घर तो नहीं है ना? मेरी प्रतिक्रिया देखकर शेन यूशु हल्के से मुस्कुराई। आज नहीं, लेकिन कल यह हो जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो यह हमारा सुहाग का कमरा है। उसके जवाब ने मुझे सन्न कर दिया। मैं पूरी तरह जाग गया, टोपी और चश्मा उतारा और शेन यूशु को देखा, जिसकी आंखों में चमक थी। मेरी हैरानी देखकर वह समझ गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना भूल गई थी। नमस्ते मिस्टर लिन, मैं शेन यूशु हूं। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराहट दी और जल्दबाजी में उसका हाथ मिलाया। मेरी आवाज में थोड़ा अपराधबोध था। मुझे माफ करना, मैं अभी जागा हूं और तुम्हें कोई और समझ बैठा था। मैं हूं लिन शुआन। शेन यूशु बहुत प्यारी आवाज में मुस्कुराई और बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे को जानने का बहुत समय है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। उधर दूसरी जगह लियू रुयान प्राइवेट रूम के दरवाजे के सामने खड़ी अपनी ड्रिंक ठीक कर रही थी। उसने अपने हाथों से हर सिलवट को साफ किया। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने ड्राइवर का संदेश देखा कि मिस्टर लिन प्लेन में बैठ चुके हैं। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने उसे एक संदेश भेजने का फैसला किया, जिंगबे में सुरक्षित पहुंचने पर मुझे बता देना। अपनी घबराहट कम करने के बाद लियू रुयान ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसकी नजरें उसी दरवाजे पर टिकी थीं जो दिन रात उसके ख्यालों में रहता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह उसकी ओर बढ़ी। भीड़ के बीच उसने कुछ लोगों को मजाक करते सुना। चेन जेड, तुम्हें आज हमें उससे मिलवाना ही होगा। तुम उसे इतना छुपा क्यों रहे हो? ख्वाहिशें मांगने का समय हो तो निराश मत होना। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम हैरान रह जाओगे। लियू रुयान को अचानक याद आया कि उसकी अपनी बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था। उसकी आंखों में उम्मीद भर आई। 16 साल की उम्र में जो मजाक किया था वो सच होने वाला था। कई घंटों तक लियू रुयान किसी और बारे में नहीं सोच सकी। उसने घबराहट में कुछ ड्रिंक्स ली। जब वे केक लेकर आए तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसके दोस्तों ने रहस्यमयी खुशी से उसे घेर रखा था। रुयान, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। कैसा महसूस कर रही हो? उसने बस नीचे देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी।
तांग यान, जो इस पल का लुत्फ उठा रहा था, उसने लियू रुयान के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अगर यह काम हो गया तो लिन चुआन का क्या होगा? चेन की पार्टी में लिन चुआन का नाम सुनते ही लियू रुयान की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने सीने में अपराध बोध की एक टीस महसूस की। यह देखकर कि वह ठीक नहीं है, उसके दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उससे ब्रेकअप कर लो, अभी इसी वक्त। आखिरकार वह तो बस एक मामूली आदमी है, उसे संभालना आसान है। सही बात है, अगर वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, उससे निपट लेंगे। रुयान, चिंता मत करो। दोस्त के दबाव में आकर लियू रुयान ने अपना फोन निकाला और कुछ लिखा, लेकिन सेंड बटन पर उसकी उंगलियां रुक गईं। उसकी हिचकिचाहट देखकर दूसरों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर था, क्या तुम वहां हो? मुझे बताओ जब तुम पहुंच जाओ। और नया संदेश आ गया, चलो ब्रेकअप करते हैं। 3 घंटे के अंतर पर 2 संदेश थे। समय का हिसाब लगाऊं तो उसका प्लेन अब तक लैंड कर चुका होगा, तो वो जल्द ही मैसेज देख लेगा, है ना? जब लियू रुयान अभी भी सुध-बुध खोई थी, उसके दोस्तों ने उसे कमरे के बीच में खींच लिया। वहां बज रहे बर्थडे गानों के बीच और लियू रुयान की उत्सुक निगाहों के नीचे चेनजी ने हाथ जोड़े और दिल से एक इच्छा मांगी। मैं उम्मीद करता हूं कि 28 की उम्र में सब ठीक रहे और मैं अगले साल अपनी इच्छा जोजा के साथ पूरी कर सकूं। लियू रुयान की मुस्कान पल भर में बिल्कुल फीकी पड़ गई। कमरे में मौजूद हर कोई हैरानी से दंग रह गया। जोजा कौन है? सबको मिलवाओ उससे। लोगों के शोर के बीच चेनजी ने कहा, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। तभी दरवाजा खुला और एक सुंदर चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे अंदर आई। मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। नमस्ते दोस्तों, मैं शाहजोजा हूं, चेनजी की गर्लफ्रेंड। हंगामे के बीच चेनजी ने अपनी प्रेमिका का हाथ थामते हुए मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ उनके रोमांस के किस्से साझा किए। लियू रुएन एक कोने में बैठी अपने दोस्तों के साथ एक के बाद एक जाम पीती रही, जब तक कि सब धुत नहीं हो गए। तांग यान लड़खड़ाते हुए उठी और चेनजी की ओर बढ़ी। सबकी हैरान नजरों के सामने उसने अपनी सहेली के लिए न्याय की मांग की। चेनजी, क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने बरसों पहले रुएन से किया था? वादा? कैसा वादा? चेनजी का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, लेकिन तांग यान इतनी नशे में थी कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी बाकी सहेलियां भी समर्थन में आगे आईं। तुमने रुएन से वादा किया था कि 28 की उम्र में तुम उसके साथ होगे। हमें सब अच्छी तरह याद है। क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? सियाद जिया के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। उसने चेनजी की आंखों में सीधे देखा। क्या यह सच है? तुम नशे में किए गए मजाक को इतनी गंभीरता से कैसे ले सकती हो? इसके अलावा तब मैंने कहा था कि अगर मैं सिंगल रहा तो ऐसा होगा, पर अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो इसकी कोई गिनती नहीं है। उसका हर शब्द लियू रुएन के दिल में खंजर की तरह लगा। एक हाथ से उसने अपना सीना भींचा, बहुत दर्द में थी, और दूसरे हाथ से सोफे का सहारा लेकर खड़ी हुई। लेकिन सबकी मौजूदगी में उसने एक उन्मादी हंसी हंसी। यह सच है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। मजाक सिर्फ एक मजाक होता है। इन शब्दों ने सियाद जिया के चेहरे के भावों को शांत कर दिया। उसने सिर हिलाया और चेन जी का हाथ थामे लियू रुएन के पास ऐसे गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगता है यह सब एक गलतफहमी थी। मैंने सुना था कि रुएन का बॉयफ्रेंड है। तुम उसे आज हमारे साथ क्यों नहीं लाई? लियू रुएन का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन सियाद जिया की नजरों से मिलते ही उसने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर बनाए रखी। वह एक शादी के सिलसिले में अपने होम टाउन गया है, उसके पास वक्त नहीं था। यह सुनकर सियाद जिया ने समझदारी में सिर हिलाया, लेकिन बगल में बैठे चेनजी ने नाराजगी दिखाते हुए अविश्वास से पूछा, बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतनी देर से लौटा हूं और मैंने तुम्हें कभी उसका जिक्र करते नहीं सुना। चेनजी के चेहरे पर वो भाव देखकर लियू रुएन निशब्द रह गई। तांग यान उसे संभालने के लिए आगे आई। चेनजी को तिरस्कार और ताने भरी आवाज में देखा। लिन चुआन रुएन का बॉयफ्रेंड है, वही सबसे हैंडसम लड़का जो उसकी बर्थडे पार्टी में था। क्या वो वही है? चेनजी को वो रात याद आई जब मैंने हंसते हुए कहा था कि हम सिर्फ आम दोस्त हैं। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, लेकिन क्या उस दिन तुम दोनों ने यह नहीं कहा था कि तुम सिर्फ दोस्त हो? वह सिर्फ एक प्रेमियों की तकरार थी। चेनजी, तुम इतनी लड़कियों को डेट करते हो, फिर भी इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे। उसकी बातों ने चेनजी को गुस्से से लाल कर दिया। उसने तांग यान को क्रोध से देखा, अपना अहंकार न सह सका। ठीक इसीलिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे शक है। अगर तुम सब कह रहे हो कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्या मैं उसे अभी फोन करूं? इस तरह मुझे अपने नए साले से मिलने का मौका मिल जाएगा। लियू रुएन और उसकी सहेलियों के चेहरे अचानक फीके पड़ गए। उन सबको अभी का ब्रेकअप मैसेज याद आ गया। उनकी घबराहट देखकर चेन जी समझ गया कि जीत उसी की है। उसने फोन निकाला, मेरा वी चैट सर्च किया और वॉइस कॉल लगा दी। लड़कियों को लगा कि वे पकड़ी जाने वाली हैं। उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन सियाद जिया, जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी, बीच में आ गई। चेन जी ने वॉल्यूम फुल कर दिया और सबके सामने स्पीकर पर डाल दिया। कमरा बिल्कुल शांत हो गया, सिर्फ रिंगटोन सुनाई दे रही थी। लियू रुएन के हाथ आस्तीन के अंदर मुट्ठी बन गए थे।
वह मन ही मन दुआ कर रही थी कि मैं फोन न उठाऊं, कि मैंने वो मैसेज न देखा हो। जैसे जैसे फोन बज रहा था, ल्यू रुएन को लगा उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। जब कॉल कटने ही वाली थी और सब उम्मीद खो चुके थे, तभी किसी ने फोन उठा लिया। मिस्टर चेन, क्या कोई परेशानी है? ल्यू रुएन का चेहरा पीला पड़ गया, जो चेन जी की दुष्ट मुस्कान के बिल्कुल उलट था। कुछ खास नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है और मैंने सुना कि तुम रुएन के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए सोचा तुम्हें साथ में जश्न मनाने के लिए बुला लूं। कई सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। ल्यू रुएन इतनी तनाव में थी कि मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मुझे खेद है, अभी मैं जिंगबई में हूं, डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी आवाज सामान्य सुनकर ल्यू रुएन ने राहत की सांस ली कि मैंने मैसेज नहीं देखा है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने मजाक भरी हंसी के साथ आगे कहा, वैसे ल्यू रुएन और मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो उलझन में न पड़े मिस्टर चेन। चेन जी हैरान था, लेकिन उसे दूसरों का अपमान देखकर मजा आ रहा था। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? कब हुआ? बस अभी 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला। वहां मौजूद हर कोई यह नजारा देख रहा था। सबके चेहरे पर हंसी थी, पर हंसने की हिम्मत नहीं थी। चेन जी दुष्टता से मुस्कुराया, उन लड़कियों पर ठंडी नजर डाली जिन्होंने ये सब उकसाया था, और धीमी आवाज में कहा, समझ गया, मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। परेशानी के लिए माफी मिस्टर लिन, शुक्रिया। 28वें जन्मदिन की बधाई, और उम्मीद है कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो साथ हो जाएं। पता नहीं इरादतन या नहीं, बधाई देते हुए मैंने 28 साल पर जोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सबको बता रहा हूं कि मुझे सब पता है। वहां कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका। वे बस फोन कटने के बाद उसे घूरते रहे। कमरे का माहौल तुरंत जम गया। 5-6 मिनट की चुप्पी के बाद सियाद जिया ने मामले को शांत करने के लिए दखल दिया। उसने ल्यू रुएन को ड्रिंक के लिए बुलाया ताकि बात खत्म हो। ल्यू रुएन ने अपना गिलास खाली किया और उसे मेज पर जोर से पटका और अपनी सहेली के साथ पार्टी से चली गई। जाने से पहले ल्यू रुएन सियाद जिया और दूसरों की बातचीत के टुकड़े सुन पाई। जेड, क्या ये जिंगबई वाले मिस्टर लिन हैं? मैंने ऐसा सुना है, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, लिन सरनेम और जिंगबई नाम जाना पहचाना लगा। शायद मेरा शक ही हो। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, उसकी सहेलियों ने ल्यू रुएन को घेर लिया और उसे दूसरे प्राइवेट रूम में ले गईं, जहां सब उसे दिलासा देने लगी। रुएन चेनजी जैसे इंसान से शादी न करना ही बेहतर है। इन 7 सालों में उसकी जितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं, शादी में टेबल ही कम पड़ जाती। जो इंसान कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदले, वो सिर्फ मुश्किलें ही लाएगा। लिन चुआन के साथ रहना बेहतर है। हाँ, तुम सही कह रही हो। लिन चुआन किस तरह से चेनजी से बेहतर नहीं है? आज उसने यकीनन वो सब गुस्से में कहा होगा। रुएन, घर जाओ और उसे मनाओ, सफाई दो। वह तुमसे इतना प्यार करता है कि जरूर समझ जाएगा। अपनी सहेलियों के प्रोत्साहन से ल्यू रुएन का टूटा हुआ मनोबल थोड़ा संभला। उसने मुझे ढूंढने के लिए अपना फोन उठाया और मैसेज लिखने का संघर्ष करने लगी। लिन चुआन, थोड़ी देर पहले मैं बाकी लोगों के साथ खेल रही थी और हार गई। पनिशमेंट ये थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूं कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, और फिर देखूं कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। इसे गंभीरता से मत लेना। तुम जिंगबई कब पहुंचे? क्या तुम होटल में हो या हॉल सजाने में व्यस्त हो? क्या तुम कल या परसों वापस आ रहे हो? क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूं? काफी समय बीत गया और मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। ल्यू रुएन की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, उसका दिल और बेचैनी। उसकी सहेलियों ने एक दूसरे को देखा और उसका ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढने लगी। यह शादी है, वह यकीनन बहुत व्यस्त होगा। रुएन, इस पर ज्यादा मत सोचो। लिन चुआन जब खाली होगा तो जवाब दे देगा। अगर वह सच में नाराज है तो कल तुम्हारे साथ जिंगबई चलेंगे, उससे माफी मांगने। जब मुझे ल्यू रुएन का मैसेज मिला, मैं शेन यूशु के साथ शादी के कपड़े ट्राई कर रहा था। मैसेज खोला और पहली लाइन पढ़ते ही मैं हंस पड़ा। कितनी अविश्वसनीय बात है कि वह इतना घटिया बहाना बना सकती हैं। वह वाकई चालाक है। बुरी बात यह है कि अब मेरा एक शब्द भी जवाब देने का इरादा नहीं है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि सबके सामने चेन जी द्वारा ठुकराए जाने के बाद वह अपमानित होकर मुझे ढूंढने आ रही है। उस अजीब कॉल को याद करके वह दृश्य देखने लायक रहा होगा। इस पल मुझे अफसोस है कि मैं खुद अपनी आंखों से वो तमाशा नहीं देख पाया। मैंने धीरे से आह भरी। शेन यूशु, जो अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी, मेरी आह सुनकर ऊपर देखी। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं आई? मैं कह सकती हूं वे दूसरी ले आएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। बस शादी की तैयारियों में मैंने एक अच्छा ड्रामा मिस कर दिया और मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। ड्रामा? किस तरह का ड्रामा? क्या तुम मुझे बताओगे? हालांकि मेरा मन था साझा करने का, पर मुझे पता था कि अपनी मंगेतर के सामने अपने एक्स के बारे में बात करना सही नहीं है, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। पुराने दोस्त के जन्मदिन पर बस एक गलतफहमी थी, कुछ खास नहीं। अभी शादी पर ध्यान देते हैं। यह देखकर कि मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, शेन यूशु ने और नहीं पूछा। वह लिविंग रूम में गई और कुछ मिठाई ले आई। क्या तुम्हें भूख लगी है? थोड़ा स्नैक खा लो। जैसे ही हम खत्म करेंगे, मैं तुम्हें रात के खाने पर ले जाऊंगी। तुम्हारा क्या खाने का मन है? सच कहूं तो मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैंने शेन यूशु से उनकी पसंद पूछी और सब कुछ बाहर जाकर व्यवस्थित करने से पहले हर डिश याद कर ली। जब मैं खाना ऑर्डर कर रहा था तो मैं ख्यालों में खो गया।
मिली जानकारी के अनुसार शेन यूशू जिंगबे के शेन ग्रुप की तीसरी बेटी थी, जो मुझसे 2 साल छोटी थी। उसकी एक बहन उससे 2 साल बड़ी है, और सबसे बड़ी बहन 5 साल बड़ी, जो फिलहाल शेन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी परवरिश मुख्य रूप से उसकी बड़ी बहन ने की है, इसलिए वह बहुत प्रतिष्ठित है। हाल के वर्षों में लिन और शेन परिवारों के बीच काफी लेन देन रहा है, और कई मूल्यांकनों के बाद लिन परिवार ने इस गठबंधन का प्रस्ताव रखा। मेरी मां के अनुसार शेन यूशू ने मेरी फोटो देखते ही हाँ कह दिया था, और वह मुझसे काफी खुश दिखी। उस बारे में मैं पूरी तरह सहमत नहीं था। आखिरकार मेरा पिछला रिश्ता अभी खत्म ही हुआ था। शादी के लिए वापस आना मेरे परिवार का साथ देने का मेरा तरीका था। सच तो यह है कि मुझे इस तयशुदा शादी की कभी परवाह नहीं थी। मैंने बस सोचा कि अगर ये चल गई तो ठीक, वरना तलाक ले लेंगे। क्या यह सच हो सकता है कि उसे पहली नजर में प्यार हो गया, जैसा मां ने कहा था? दोपहर साथ बिताने के बाद भले हम करीब नहीं थे, मैं छोटी छोटी बातों से समझ गया कि मेरी मंगेतर एक बेहतरीन महिला है। उसकी खूबसूरती पर कोई सवाल ही नहीं, वह वाकई लाजवाब है। और उसका स्वभाव बहुत ही प्यारा और दयालु लगता है। वह व्यवस्थित, बारीकी पर ध्यान देने वाली और बहुत समझदार है। संक्षेप में, मैं आसमान से टपकी इस मंगेतर से बहुत संतुष्ट हूं। और संतुष्टि के अलावा एक सुखद आश्चर्य भी है। लगता है मेरे माता पिता की पसंद अभी भी बहुत ऊंची है। रात भर पीने के बाद लियू रुयन ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि कहीं मैंने उसके मैसेज का जवाब तो नहीं दिया। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और चैट अभी भी खाली थी। लियू रुयन ने अपनी आंखें जोर से मली और गुस्से में फोन दीवार पर दे मारा, जिसकी तेज आवाज से सब जाग गए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर सबका नशा उतर गया। मुझे यकीन नहीं होता कि लिन श्वान भाव खा रहा है। चिंता मत करो रुयन, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उसे वापस लाने के लिए मनाओ। बाकी सब उसे सांत्वना देने दौड़े, और तभी लियू रुयन का मिजाज थोड़ा बेहतर हुआ। बार से निकलते ही वे सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। रास्ते में लियू रुयन दूर गगनचुंबी इमारतों को देख रही थी, ख्यालों में खोई हुई और दिल में पछतावे की एक हल्की सी लकीर लिए। अगर मुझे पता होता कि सब कुछ निराशाजनक होगा तो मैं कल ही जिंगबे जाने के लिए मान गई होती। वह जितना सोचती उतना ही झुंझलाहट महसूस करती, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती कि न जाना ही बेहतर था। चेनशी की बातें सुनने के बाद उसने आखिरकार हार मान ली। सालों तक उसने उसे भूलने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन वह 28 साल वाला वादा हमेशा उसे एक छोटी सी उम्मीद से बांधे रखता था, खासकर मेरे साथ होने के बाद। वह कशमकश में थी, यह नहीं जानती थी कि उस बॉयफ्रेंड का सामना कैसे करे जो उसके लिए अपनी हदें पार कर गया। लेकिन अब आखिरी फैसला लेने का वक्त आ गया था। उसने अपनी सहेलियों से पूछा, अगर मैं आज उसे नहीं मना पाई तो मैं खुद ही उसे प्रपोज करने की सोच रही हूं। तुम्हें क्या लगता है? शादी का नाम सुनते ही उसकी सबसे अच्छी सहेली की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। लिन चुआन जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से शादी तुम्हारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे। वह ठीक है, हैंडसम है और दयालु भी, लेकिन मुझे लगता है कि रोमांस के लिए तो ठीक है, पर शादी के लिए वह अभी भी तुम्हारे स्तर का नहीं है। भले ही उसकी सहेलियों ने उसे हतोत्साहित करने की कोशिश की, लियू रुयन ने उनकी एक न सुनी। वह अपनी सीट पर टिक गई, जबकि उसके दिमाग में आज तक की सारी यादें चल रही थीं। 25 साल की होने के बाद हर कुछ महीनों में मैं इशारों इशारों में शादी की बात छेड़ता था, ताकि जान सकूं कि वह क्या सोचती है। वह मेरे इरादे बखूबी समझती थी और जानती थी कि मेरा परिवार मुझ पर दबाव डाल रहा है, लेकिन खुदगर्जी के कारण उसने न समझने का नाटक किया। अब जब हम इतने छोटे नहीं रहे, और यह देखकर कि मैं उससे कितना प्यार करता था, वह मुझे कभी खोना नहीं चाहती थी। भले ही शादी का रास्ता मुश्किल था, वह कोशिश करने को तैयार थी। तभी लियू रुयन ने जिंगबे में उसे प्रपोज करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को वह अंगूठियां खरीदने को कहा, जो हाल ही में ऑनलाइन बहुत वायरल हुई थीं। बोर्डिंग से ठीक पहले असिस्टेंट ने उसे बताया कि किसी ने पहले ही खगोलीय कीमत पर वे अंगूठियां खरीद ली हैं। लियू रुयन उलझन में थी। वे सिर्फ अंगूठियों की एक जोड़ी थी। कीमत इतनी ज्यादा क्यों थी? उसने खरीदार के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बस एक उपनाम बताया, शेन। जिंगबे के प्रतिष्ठित शेन परिवार को याद करते हुए लियू रुयन को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन चूंकि वह दूसरी शेन बेटी को जानती थी, उसने उसे कॉल करने का फैसला किया। वो सारी अंगूठियां मैंने खरीदी हैं। मेरी बहन की आज शादी है और मैं उन्हें नवविवाहितों के लिए तोहफे के तौर पर दूंगी। रुयन, तुमने बहुत देर कर दी। मिस शेन की भी आज शादी है। एक ही दिन इतने सारे शुभ काम कैसे हो रहे हैं? उसकी आंखों में हैरानी और गहराई थी। उसके शब्दों के लिए उसने बड़े विनम्र और शिष्ट तरीके से उसका शुक्रिया अदा किया। यह मेरी गलती थी। मैंने बहुत पी ली थी और उन्हें खरीदना भूल गया। आप बहुत दयालु हैं। अगर तीसरी बहन की शादी हो रही है तो उन्हें मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। खुशनसीब दूल्हा कौन है? मेरी बहन लिन परिवार के युवा मास्टर से शादी कर रही है। यह बराबरी का एक बेहतरीन मेल है। लिन नाम सुनकर लियू रुयन को तुरंत याद आया कि लिन चुआन का सरनेम भी वही था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस शादी में शामिल होने जा रही थी वह शेन और लिन परिवार के बीच हो? क्या लिन चुआन के जिंगबे के लिन कुल में कोई रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं? अजीब ख्यालात लियू रुयन के दिमाग में कौंधे, लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी ठंडी हवा ने उन्हें पूरी तरह से उड़ा दिया।
उसने सिर हिलाया और अपने कनपटियों को दबाया, उन बेतुके विचारों को खारिज कर दिया। छोटे से कस्बे के एक मामूली से लड़के का शक्तिशाली लिन परिवार से क्या लेना देना हो सकता है। राजधानी के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लियू रुयन ने मुझे कॉल किया। भीड़ के शोर के बीच मेरा लहजा कुछ खास दोस्ताना नहीं था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे अचानक क्यों फोन कर रही है? क्या कुछ गलत है? एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर कल की बात याद करके लियू रुयन का बीपी बढ़ गया। लेकिन वह जानती थी कि यह भड़कने का वक्त नहीं है, इसलिए उसने खुद को रोका। उसने अपना गुस्सा दबाया और धैर्य से समझाया, लिन चुआन, कल का ब्रेकअप सिर्फ एक मजाक था। क्या तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो? ओ सच में, मुझे परवाह नहीं कि वह खेल था या नहीं। मैं सिर्फ उस पर यकीन करता हूं जो मैं देखता हूं। अब और सफाई मत दो, मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यह देखे बिना कि वह क्या प्रतिक्रिया देगी, मैंने बस फोन काट दिया। लियू रुयन गुस्से से लाल पीली हो गई। फोन पर मत लड़ो, बेहतर होगा कि जब मिलो तो उसे कुछ प्यार से कहना। उसकी सहेलियों ने उसे शांत करने की कोशिश की और तभी उसके हाव भाव नरम पड़े। चलो डिंग तुआन विला चलते हैं। उस जगह का नाम लेते ही सब हैरान रह गए, एक दूसरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। क्या वह जिंगबे का सबसे आलीशान इलाका नहीं था? वहां इतने प्रभावशाली लोग रहते हैं कि वे सिर्फ एक इशारे से दुनिया को हिला सकते थे। लिन चुआन के किसी दोस्त की शादी वहां कैसे हो सकती थी? लियू रुयन को चिंता होने लगी। बोर्डिंग से पहले के वो शक फिर से उसे सताने लगे। क्या लिन चुआन वाकई जियोंगलिंग के लिन परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार था? यही होना चाहिए। 10:30 बजे रस्म शुरू होने वाली थी और मेहमान अपनी जगह ले रहे थे। मैं ऊपर वाली बालकनी पर था। शेन यूशु ने बड़ी सावधानी से हर चीज की योजना खुद बनाई थी। मुझे यह एहसास हुआ, मेरी माँ ने जो कहा था वह अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि बहुत मामूली बात थी। लिन और शेन के गठबंधन के लिए समाज के दिग्गज लोगों की उम्मीद थी, लेकिन अंत में वहां सिर्फ कुछ दावत की मेजें ही थीं। इतनी खाली जगह क्यों? हालांकि सूरज चमक रहा था, फिर भी सर्दियां थीं और हवा जमा देने वाली थी। मेहमानों को आरामदायक रखने के लिए उन्होंने रणनीतिक रूप से अनगिनत एयर कंडीशनर लगाए थे। वेदी को यूरोप से मंगवाए गए ताजे फूलों से सजाया गया था। मेहमानों के लिए तोहफे के तौर पर शुद्ध सोने के बने यूनियन लॉक थे। हर मेहमान के लिए एक था। इतनी बर्बादी ने मुझे थोड़ा पछतावा महसूस कराया, भले ही मैं विदेश में पला बढ़ा हूं। मैंने अपने हवा से बिखरे बाल ठीक किए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, शेन यूशु पास आई। बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे अंदर चला गया। वह मेरे लिए गर्म कॉफी का एक कप लेकर आई। किसी ने कुछ देर पहले कॉल किया था कि वे जिंगबे में पहुंच चुके हैं और शादी के बारे में पूछा। क्या वह तुम्हारा कोई दोस्त है? क्या हम उन्हें रिसीव करने के लिए किसी को भेजें? कैसा दोस्त? मैंने कॉल चेक करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला। तांग यान का नाम देखकर मेरा चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह वही थी, वह पहले ही जिंगबे में थी। मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि अंदर कैसे आना है। वैसे यहां बहुत लोग हैं और मैंने पास के पहाड़ पर छिपे हुए कैमरे देखे हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए सुरक्षा कड़ी करना बेहतर होगा। शेन यूशु बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। जाने से पहले उसने अंगूठियां मेरे हाथों में रख दी। उसे जाते देख मैं आखिरकार अपनी उस मुस्कान को छोड़ पाया जिसे मैं बड़ी मुश्किल से जीत की खुशी छुपाते हुए रोके हुए था। लियू रुआन मेरी शादी में आ गई है। मैं उसे वेदी पर देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह एक यादगार तमाशा होगा। मैंने केस पकड़ा और खोला। अंगूठियां देखते ही मैं जमसा गया। ये वही अंगूठियां थीं जो मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थीं और लियू रुआन को दिखाई थीं। उस वक्त मैंने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करने का सपना देखा था। किसने सोचा था कि सिर्फ 15 दिनों में मुझे चेन जी के साथ उसकी बेवफाई का पता चल जाएगा। वो शादी और ये अंगूठियां जिनके लिए मैं इतना तरसा था, आखिरकार मेरी हो गई। और दुल्हन की बात करें तो यह बदलाव सबसे बेहतर रहा। आज तक उन 7 सालों के लिए मेरे मन में रत्ती भर भी पुरानी यादें नहीं बची। मुझे बस अपार कृतज्ञता महसूस हो रही है। ठीक 11 बजे समारोह शुरू हुआ। सबके सामने शेन के पिता ने उसे हाथ पकड़कर वेदी तक पहुंचाया ताकि वो उसे मुझे सौंप सकें। शुरुआती रस्मों के बाद अंगूठियां बदलने का वक्त आया। मैं शेन यूशु को अंगूठी पहनाने ही वाला था कि तभी मेहमानों के बीच से शोर सुनाई दिया। पीछे मुड़कर देखा तो लियू रुआन खड़ी थी। वो होश खो बैठी थी और उसे रोकने वालों को धक्का दे रही थी। उसकी नजरें स्टेज पर टिकी थीं। उसके दोस्त उसके पीछे थे जो पूरी ताकत से मेरा नाम पुकार रहे थे। इस हंगामे ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग उलझन में वेदी और नीचे हो रहे हंगामे के बीच नजरें घुमा रहे थे। नाराजगी भरी नजरों के बावजूद मैं शांत रहा। मैंने लियू रुआन की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। तभी मैंने शेन यूशु के कान में फुसफुसाया, मुझे माफ करना, वो शहर ऐद से मेरी एक जान पहचान वाली है। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं ताकि मैं उससे बात कर सकूं? शेन यूशु हिचकिचाई लेकिन सिर हिला दिया। फिर मैंने इशारा किया कि सब रुक जाएं। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामे करने वालों को पकड़ लिया था और बाहर निकालने ही वाले थे, पर मेरे इशारे पर रुक गए। पूरे समय लियू रुआन की नजरें मुझ पर टिकी थीं। वो पलक तक नहीं झपका रही थी। मुझे अपने दूल्हे के सूट में बिल्कुल शांत और बेदाग देखकर वो अपना आपा खो बैठी।
तुमने कहा था कि तुम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो, तो वो कथित दोस्त तुम खुद थे? मैं हंस पड़ा। आमतौर पर जब कोई दोस्त कहता है तो उसका मतलब खुद से होता है ना? लियू रुआन इतनी गुस्से में थी कि बस एक कड़वी हंसी ही निकाल पाई। उसने आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। क्या यही वजह है कि तुमने मेरे पीठ पीछे शादी कर ली? तुम्हारी पीठ पीछे मतलब क्या? लिन और शेन की यह शादी महीने भर से हर जगह चर्चा में है। लियू रुआन, क्या तुम किसी गुफा में रहती हो? लिन और शेन उपनाम सुनकर लियू रुआन को कुछ याद आया और उसने शेन यूशु को घूरना शुरू कर दिया। बड़ी बहन शेन यूनशांग के साथ उसकी समानता देखकर लियू रुआन सब समझ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा कांपने लगा। उसे हकीकत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या वो इंसान शेन यूशु से शादी कर रहा था? लिन चुआन, आखिर वो था कौन? टोंग यान और बाकी भी समझ गए और चिल्लाए, लिन चुआन, क्या तुम जिंगबे के लिन परिवार से हो? मैंने उन्हें शांति से देखा और दुनिया के सारे धैर्य के साथ अपना परिचय दिया। सही कहूं तो मैं जिंगबे के लिन ग्रुप का वारिस हूं, लिन याओ टीन और यी सेंग का इकलौता बेटा और शेन यूशु का पति। क्या तुम्हें अभी भी कोई शक है कि मैं कौन हूं? उपाधियों की उस लंबी लिस्ट ने उन सबको चुप करा दिया। शहर के हॉल में ये युवा प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जिंगबे की राजधानी में उनकी हैसियत लिन और शेन परिवार की ताकत के आगे कुछ नहीं थी। गहरी खामोशी के बाद लियू रुआन ने पूछा, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्या तुमने भी मुझसे कई बातें नहीं छिपाई थीं? जैसे तुम्हारा मशहूर 28 साल पुराना वादा। उन शब्दों ने उसका चेहरा भूत जैसा सफेद कर दिया। उसने फिर से जूझने की कोशिश की, लड़खड़ाते हुए बहाने बनाती रही। मैं समझा सकती हूँ लिनचुआन, यह सच है कि मैं चेनजी को नहीं भूली, लेकिन इन 7 सालों में वो अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही यान यूशु, जो चुपचाप देख रही थी, उसने बात काट दी। उसने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया, इन्हें यहां से बाहर निकालो। फिर उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोली, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। लिन चुआन, शादी खत्म होने पर हम तुम्हारे दोस्तों को खाने पर बुलाएंगे। मेहमानों को और इंतजार न करवाते हैं। मैं हैरान था कि शेन यूशु इतने नाजुक मौके पर इतनी निर्णायक कैसे हो सकती है। हालांकि मैंने सिर हिलाया, पर मेरे मन में हजारों सवाल थे, पर यह पूछने की जगह नहीं थी। उसने मेरी बांह पकड़ी और हम एक साथ वेदी के बीचों बीच वापस लौट आए। हॉल में फिर से पियानो की धुन गूंज उठी। तालियों और बधाइयों के बीच हमने अपनी कस्में पूरी की। जब फूलों का गुलदस्ता उछाला गया तो हवा पंखुड़ियों, परों और रिबन से भर गई। दोपहर के सूरज ने शेन यूशु को रोशन कर दिया, उसकी अद्भुत सुंदरता को उभारते हुए। मैं घूमा और बिना पीछे देखे भविष्य और एक नई सुबह की ओर चल पड़ा। जब महान समारोह खत्म हुआ तो मैं पूरी तरह थक चुका था। जो हुआ उसे याद करके मुझे लगा कि अब शेन यूशु से पूरी ईमानदारी से बात करने का वक्त आ गया है। आज के बारे में क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? उसने मेकअप हटाना बंद किया और मुझे देखा। अगर तुम बात करना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ है, पर अगर तुम खामोश रहना पसंद करो तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है। उसके समझदार और परिपक्व व्यवहार ने मुझे निशब्द कर दिया। पहली बार मुझे लगा कि मेरी पत्नी एक असाधारण महिला है। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि हमारे बीच क्या हुआ? क्या तुम्हें चिंता नहीं कि इससे भविष्य में परेशानी होगी? शेन यूशु शालीनता से बैठी और मुझे शांत भाव से देखा। बेशक मैं जिज्ञासु हूं और थोड़ा डर भी है, पर यह सबसे जरूरी बात नहीं है। जो जरूरी है वो यह कि हमारी शादी सफल रही और अब तुम मेरे पति हो। हमारे सामने एक पूरा भविष्य है। अगर तुम अपना अतीत साझा करना चाहो तो मैं सुनकर खुश हूं, और अगर नहीं तो मैं समझ सकती हूं। अतीत तो बीत चुका है। जो सुधर नहीं सकता उसे पकड़े रहने का क्या फायदा? उस पल मुझे समझ आया कि वो किस तरह की इंसान है, और शेन यूशु के बारे में मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई। उसकी बातों से प्रभावित होकर मैंने फैसला किया कि मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा और पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा। वो औरत मेरी पूर्व प्रेमिका थी और बाकी उसके दोस्त। हम 7 साल साथ थे और मैं उससे शादी करने वाला था जब तक मुझे पता नहीं चला कि वो हमेशा किसी और को प्यार करती थी। जब पता चला तो मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। मैं जिंगबे लौट आया और जब माता पिता ने शादी का दबाव बनाया तो मैंने बस स्वीकार कर लिया। कल हमारा आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप हो गया। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, इसलिए वो शादी में आकर तमाशा करने आ गई। यह सुनकर शेन यूशु ने एक बहुत अजीब सा चेहरा बनाया। कल ब्रेकअप और आज शादी। क्या तुम्हें यह थोड़ा जल्दबाजी वाला नहीं लगता? शायद हाँ, लेकिन हमारी शादी बस सुविधा की एक शादी है। हमें दुनिया को बस स्थिरता दिखानी है ना? यह कहते हुए वो हल्की सी मुस्कुराई। तो तुम्हें परवाह नहीं कि तुम्हारी पत्नी कैसी इंसान है? ज्यादा नहीं। मेरी एकमात्र दिलचस्पी है कि जल्द से जल्द लिम ग्रुप का वारिस बनूं। शेन यूशु की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। उसने मुझे काफी देर तक खामोशी से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। लियू रुआन को सुरक्षाकर्मियों ने सैकड़ों मीटर तक घसीटा। अपनी जिंदगी में उसने कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। ये उसकी गलती थी। उसके तथाकथित सबसे अच्छे दोस्तों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। उन्हें दर्जनों सुरक्षाकर्मियों के सामने विला के गेट पर फेंक दिया गया। हालांकि वो गुस्से में थे, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सीढ़ियों पर सैकड़ों रिपोर्टर कैमरों के साथ सदी की शादी मिस करने का पछतावा कर रहे थे। तभी तेज नजर वाले कुछ पत्रकारों ने लियू रुआन को तुरंत पहचान लिया।
वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ पड़े। मिस लियू, क्या आपको भी मिस शेन और मिस्टर लिन की शादी के लिए आमंत्रित किया गया था? आपकी हालत अब अच्छी नहीं लग रही, हमें बताएं। क्या अंदर कुछ हुआ? किसी को पहल करते देख पत्रकारों की भीड़ फोटो लेने और सवाल पूछने के लिए टूट पड़ी। लियू रुआन का मूड पहले ही खराब था और फिर इस तरह फोटो खिंचवाना। उन भयानक तस्वीरों ने उसे गुस्से से भर दिया। उसने अपने रास्ते में आने वालों को धक्का दिया, कई कैमरे तोड़े और अपने लोगों के साथ चली गई। उस रात पत्रकार पर हमला करने की लियू रुआन की घटना एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइन बन चुकी थी। लियू ग्रुप की साख एक ही रात में गिर गई। बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पैसा देकर भी इसे नहीं रोका जा सकता था। उसे चेनजी का फोन आया। उस समय लियू रुआन अपने होटल के कमरे में बंद पूरी तरह नशे में थी। हेलो लियू रुआन, मैंने न्यूज में देखा कि शेन परिवार में शादी करने वाला लिन चुआन है। वो तो क्या हुआ अगर वो लिन परिवार से है? पुष्टि मिलते ही चेनजी की आवाज उत्तेजित हो गई। जाई जाई ने अभी बताया कि लियू, टांग, शेन और शॉ परिवारों ने मिलकर जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसका प्लान तैयार है। कहते हैं कि प्रोजेक्ट पर अंतिम निर्णय जिंगबे के हाथों में है। क्योंकि तुम दोनों इतने सालों तक साथ थे, तो क्या उसे मनाकर प्रोजेक्ट हमें दिलाने का कोई तरीका है? हालांकि लियू रुआन नशे में थी, पर उसमें थोड़ी सी समझ बाकी थी। वो ठंडी और हताश हंसी हंसी। उससे मदद मांगूं? उसने शेन यूशू से शादी कर ली है। तो क्या हुआ? क्या तुम 7 साल तक साथ नहीं थे? भले ही तुम अलग हो गए हो, उसे पुराने दिनों का तो कुछ ख्याल होगा ही, कोशिश तो करो। अभी कुछ देर पहले अंकल लियू का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगर तुम्हें यह प्रोजेक्ट मिल गया तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वे आज के लिए तुम्हें दोष नहीं देंगे, है ना? यह सुनकर उसे लगा जैसे कोई गा रहा हो। लियू रुयान थोड़ी हिचकिचाई। वह और ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। गोलमोल सा जवाब दिया और फोन रख दिया। वह संघर्ष करते हुए उठी और अपना चेहरा धोने बाथरूम में चली गई। वह पहले से आधी होश में आ चुकी थी। कुछ मिनट बाद तांग यान ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। प्रोजेक्ट के विवरण पर चर्चा करने के लिए वह उसके करीब आई। लियू रुयान सोफे पर टिक गई। ठंडी नजरों से खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगी कि यह प्रोजेक्ट एक सुनहरा मौका था। जिंगबे, हुशांग, हांगकांग और मकाऊ की ताकतें इसके लिए होड़ कर रही थीं। हुशांग के 4 बड़े परिवारों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिला लिया था। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज लगभग तय था कि लिन जियाओ यानी उसकी आंटी ही होंगी। अगर वे उसे इस्तेमाल करके उन तक पहुंच सकें तो सफलता आसानी से मिल जाएगी। काफी सोचने के बाद लियू रुयान ने कोशिश करने का फैसला किया। सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की स्वार्थ के लिए भी। वह मुझे एक बार फिर देखना चाहती थी। शादी के दूसरे दिन मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं सीधे लिनशी ग्रुप के मुख्यालय गया। मैंने वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया ताकि मुझे जल्दी तालमेल बिठाने में मदद मिले। मेरे पिता ने मुझे कई सेक्रेटरी और असिस्टेंट दिए जिन्हें उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया था। मैंने पूरा दिन दस्तावेज और रिपोर्ट पढ़ने में बिताया जब तक कि मुझे स्थिति समझ नहीं आ गई। बदले में ग्रुप की शुरुआती स्थिति देखी। जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि रात हो चुकी थी। शाम के 8 बज रहे थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की बत्ती जल रही थी। तुम क्यों आए? शेन यूशु थोड़ी लाचारी भरे लहजे में मुस्कुराई। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। तुम्हें तो अभी अपनी शादी की छुट्टियों पर होना चाहिए था। तब जाकर मुझे याद आया। सिविल रजिस्ट्री से निकलने के बाद मैंने कहा था कि मुझे ऑफिस जाना है। शेन यूशु के चेहरे पर सूक्ष्म भाव थे। मैं आखिरकार समझ गया कि इसका क्या मतलब था। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सफाई दी। यह मेरी पहली शादी है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं वो सब भूल गया। लेकिन छुट्टियां तो हनीमून के लिए होती हैं। क्या सामान्य जोड़ों के लिए ये मायने नहीं रखती? हमारी शादी तो बस सुविधा के लिए है। मुझे नहीं लगता कि जश्न मनाने की जरूरत है। शेन यूशु की आंखों में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने पैसेंजर वाली साइड का दरवाजा खोला और बैठ गई। अगर तुम व्यस्त हो तो जश्न मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम शादीशुदा तो हैं ही। क्या इस व्यस्त आदमी को रात के खाने पर बुलाने का निमंत्रण वाइस प्रेसिडेंट लिन स्वीकार करेंगे? उसके लहजे में थोड़ा मजाक था। यह सुनकर मैं मुस्कुराए बिना न रह सका और खुशी खुशी कार में बैठ गया। डिनर एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में था। हम पीक आवर्स के दौरान पहुंचे और थोड़ा देर भी हो गई थी। प्राइवेट रूम भरे हुए थे और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं चीजों को उलझाना नहीं चाहता था। शेन यूशु की सहमति से हम मेन हॉल में खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। मेनू मिलते ही उसने उसे मुझे दे दिया। फिर उसने वहां के कुछ खास व्यंजन सुझाए। उसकी सलाह मानकर मैंने अपनी पसंद की 4-5 चीजें ऑर्डर की और मेनू वापस कर दिया। लेकिन शेन यूशु ने और कुछ नहीं मंगाया। क्या तुम वाकई कुछ और नहीं मंगाओगी? मेरी पसंद थोड़ी अजीब हो सकती है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। उसने अपनी आंखों में एक खास चमक के साथ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके जीवन साथी अब तुम हो। अब से हम हर दिन साथ खाना खाएंगे। जो व्यंजन तुम्हें पसंद हैं, उन्हें मुझे जरूर कई बार चखना होगा ताकि मैं उनकी आदी हो जाऊं। हमारी शादी हो चुकी है। हमने खुद को बेच नहीं दिया है। अपनी पसंद का खाना चुनने का अधिकार अभी भी हमारे पास है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
बस मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो और हम बात कर सकते हैं। हर बात पर समझौता किया जा सकता है, तो हनीमून रद्द न करने पर भी समझौता किया जा सकता है। उसे उस चेहरे के साथ देखना, इतनी गंभीर, मुझे लगा वह कुछ बहुत बड़ा मांगने वाली है, लेकिन यह तो हनीमून निकला। इसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। क्या तुम हनीमून पर इतना ज्यादा जाना चाहती हो? बात बस इतनी है कि शादी बहुत थका देने वाली रही है और मैं कुछ समय आराम करना चाहती हूँ। इसके अलावा दोनों परिवारों के बड़े उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही करीब आएं। मुझे लगता है कि हनीमून एक बेहतरीन मौका है। तुम क्या सोचते हो? उसके ईमानदार लहजे को देखते हुए मैंने जितने बहाने तैयार किए थे सब गले में अटक गए। सच कहूं तो शेन यूशु एक बेहतरीन पत्नी थी। उसने हमेशा मेरी राय का सम्मान किया। मुझे हनीमून की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं इतनी छोटी सी बात पर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने मान लिया। मेरा सकारात्मक जवाब मिलने के बाद शेन यूशु की मुस्कान और भी निखर गई। तो जब तुम अपना यह काम पूरा कर लो और तुम्हारे पास समय हो तो मैं सब व्यवस्थित कर लूंगी। लियू रुयान सारा दिन लिन बिल्डिंग के नीचे इंतजार करती रही, जब तक उसने मुझे नहीं देखा और मेरे पीछे रेस्टोरेंट तक आई। वह अकेले में बात करने का मौका चाहती थी, लेकिन मैं पूरी रात अपनी सीट से नहीं हिला। शेन यूशु और मुझे हंसते हुए और एक दूसरे को खाना परोसते देखना उसके दिल पर खंजर चलाने जैसा था। खाना 2 घंटे तक मेज पर रखा रहा। उसने एक निवाला भी नहीं छुआ। उसकी नज़रें मेरे मुस्कुराते सौम्य चेहरे पर टिकी थीं। जैसे ही मैं बाथरूम जाने के लिए उठा, लियू रुयान जल्दबाजी में मेरे पीछे आई और हॉलवे में मुझे पुकारा। लिन चुआन, तुमने शेन यूशु से शादी करने का फैसला क्यों किया? मैं हैरानी भरी नजरों के साथ मुड़ा। अगर मुझे सही याद है तो हमारी बात खत्म हो चुकी है ना? मेरी शादी का तुमसे क्या लेना देना है? इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे उदासीन लहजे ने उसे अपमानित महसूस कराया और उसके सीने में एक बेकाबू गुस्सा भर आया। लिन और शेन की शादी का फैसला 1 महीने से ज्यादा पहले हुआ था। उस समय हम अलग भी नहीं हुए थे और तुम्हारे पास शादी के लिए कोई और तैयार था। मैंने हाथ बांधे और उसे देखा। शांत स्वर में मैंने कहा, यह सच है कि मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबे वापस जाकर शादी करने की योजना बना ली थी, लेकिन तुम किस बात की शिकायत कर रही हो? तुम 7 साल पहले ही योजना बना सकती थी कि हम चेन के 88वें जन्मदिन पर अलग हो जाएंगे, और मेरे लिए 1 महीने पहले अपना रास्ता चुनना गलत है। मेरी बातों ने उसे निरुत्तर कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, हताशा को दबाया और अपने अंदर बढ़ रहे पछतावे को छिपाते हुए उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। उसके साथ मेरा रिश्ता वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं जानती हूं कि मैं उससे प्यार नहीं करती। बात बस इतनी है कि इतने सालों बाद और वादों के बोझ तले यह मेरे लिए एक सनक बन गई थी। मैं सच में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती थी। जिंगबे के रास्ते में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी तैयार थी। अंगूठी मैंने चुन ली थी। लिन शुआन, क्या तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर सकते हो? क्या इसलिए कि उसने तुम्हें सीधे मना कर दिया तो अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? कितनी बुरी बात है, मैं शादीशुदा हूं। लियू रुयान, बेहतर होगा कि तुम चेन को प्रपोज करो, कौन जानता है, शायद वह मान जाए। मेरा कटाक्ष भरा लहजा उसे गहराई तक चुभ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपना हाथ खींच लिया। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। मैं पहले अंधी थी और देख नहीं पाई कि वह कैसा है, लेकिन उस बर्थडे पार्टी के बाद मुझे समझ आया कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई थी। सच में मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि वह दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन फिर भी भावनाएं थीं। तुम्हें अब यह कहते हुए सुनना मुझे थोड़ा बीमार कर रहा है। तुम्हें नफरत है कि चेन ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। क्या तुम्हें इस बात से नफरत है कि वह तुम्हें एक स्पेयर समझता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने चेन का 7 साल इंतजार किया और तुम्हारा प्यार इतना पवित्र है कि तुम आंसू बहाओगी? लेकिन जब तुम उससे नफरत करती हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम और चेन बिल्कुल एक जैसे हो? उसने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम्हें लटकाए रखा और तुमने मेरे साथ वही किया। तुम दोनों एक जैसे हो। अब मेरे सामने यह कहानी लेकर मत आओ कि तुमने व्यक्ति को गलत समझ लिया या तुम्हें देर से पछतावा हुआ है। पल भर में लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे उसकी हालत की जरा भी परवाह नहीं थी और न ही मैं बहस जारी रखना चाहता था। मैं वापस हॉल की ओर मुड़ गया। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, लियू रुयान ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरे धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। ठीक हमारे ऊपर एक पुराना सजावटी झूमर अचानक ढीला होकर सीधे मेरे सिर की तरफ गिरा। खतरे के उस पल में अनजाने में लियू रुयन ने मुझे एक तरफ धकेल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का भारी लैंप उसके कंधे पर जा गिरा। मैं कुछ मीटर दूर जा गिरा और सीधे भागती हुई शेन यूशु से टकराया। मैं पीछे मुड़े बिना न रह सका। मैंने देखा कि लियू रुयन दर्द से फर्श पर सिमटी पड़ी थी। अपने दाहिने कंधे को जोर से जकड़े हुए उसका चेहरा पीड़ा से लाल हो गया था। शोर सुनकर वेटर दौड़े आए और उसकी चोट देखने लगे। शेन यूशु ने भौहें सिकोड़कर मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मेरे ठीक होने की पुष्टि करने के बाद उसने राहत की सांस ली और मुझे उस मुसीबत से बाहर ले गई। हमें हाथ थामे दूर जाते देख फर्श पर पड़ी लियू रुयन ने अपना होंठ काट लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने गले में अटकी सिसकियों को न रोक सकी।
हताश होकर उसने आंखें मूंद लीं और पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया, वो सब यादें जो मेरे साथ थीं। जब भी उसके पेट में दर्द होता मैं उसके पास से नहीं हटता था। मैं कई डॉक्टरों से संपर्क करता और हमेशा उसकी स्थिति पर नजर रखता। जब उसे कहीं चोट लगती और निशान पड़ जाता तो मैं सूजन कम करने के लिए अंडा उबालने दौड़ पड़ता। जब उसे नींद नहीं आती तो मैं जागकर उसके साथ धीमा संगीत सुनता या उसके लिए कुछ पकाता। पहले अगर बात उसकी होती तो मैं अपना पूरा दिल उसमें लगा देता था, और अब जब उसने मुझे बचाने में चोट खाई थी तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और किसी और के साथ इतनी सहजता से चला गया, बस ऐसे ही। उस पल तक ल्यू रुएन को यकीन हो गया था कि मौजूदा लिन शुआन अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। वह अब उसकी प्राथमिकता नहीं थी और न ही वह अब उससे प्यार करता था। घर पहुंचकर मेरा मिजाज आखिरकार शांत होने लगा। मैं सोफे पर टिककर गर्म चाय पी रहा था और जो हुआ उसे याद करके सिर उठा। मैं शेन यूशू से शिकायत करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया मैंने उसे फर्स्ट एड किट के साथ घुटनों के बल बैठे देखा। लेकिन मुझे चोट नहीं लगी है, तुम ये सब क्यों लाई हो? शेन यूशू ने जवाब नहीं दिया, बस मेरे टखने की तरफ इशारा किया। यहां मैंने देखा जहां वह इशारा कर रही थी और पाया कि कांच के एक टुकड़े से मुझे खरोंच आई थी। शेन यूशू ने अल्कोहल स्वैब लिया, इससे थोड़ी जलन होगी। आमतौर पर मैं इतनी छोटी चोट पर ध्यान भी नहीं देता, इसलिए उसे इतना चिंतित देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह बस एक खरोंच है, कुछ नहीं है, इतना परेशान मत हो। फिर भी जब अल्कोहल मेरी त्वचा से छुआ तो मेरे मुंह से आह निकल गई। कीटाणु शोधन के बाद उसने उस पर एक बैंडेड लगा दिया। मैं अभी वाटरप्रूफ पट्टियां मंगवा लेती हूं। इन दिनों जब नहाओ तो इसे इस्तेमाल करना सावधानी बरतना बेहतर है। इसे गीला न होने देना और बाहर जाओ तो चप्पल पहनना। बचपन से ही मैं उसका अनुसरण करता आया हूं और 4 साल पढ़ने बाहर रहने, फिर 6 साल दूर रहने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने मेरी छोटी सी चोट पर इतना हंगामा किया था। हैरानी और जज्बात के बीच मैं रिलैक्स होना चाहता था। मैंने माहौल को हल्का किया और मजाक में कहा, इसकी जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारे सामान के आने तक ये ठीक हो जाएगा। शेन यूशू ने ऊपर देखा और मुझे घूरने लगी। ऐसी गंभीरता मैंने उसमें कभी नहीं देखी थी। आज तुम्हें चोट लगी, ये मेरी लापरवाही थी। मैं खुद को जिम्मेदार महसूस किए बिना नहीं रह सकती। चोट दुखती है और मैं नहीं चाहती कि इतना डरने के बाद तुम्हारा शरीर और तकलीफ महसूस करे। इसीलिए मैं थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर चिंता कर रही हूं, लेकिन थोड़ा और ध्यान रखने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी बात मानो, बस इस बार। चाहे वह उसकी सच्ची आवाज हो या आंखों में दिखी आत्मग्लानि, मेरे दिल के तार धीरे से झंझना उठे। वे झंझनाना बंद नहीं कर रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और सिर झुकाकर हामी भर दी। जब शेन यूशु फर्स्ट एड किट लेकर गई, मुझे तांग यान का फोन आया। हे, क्या तुम इतने क्रूर हो? रुएन तुम्हें बचाते हुए बुरी तरह घायल हो गई और तुम देख भी नहीं पाए कि वह कैसी है। इस बेतुके दावे का सामना करते हुए मैं नहीं चाहता था कि वो पल मेरे लिए कड़वे हों, जैसे कोई गंदगी उछाले। मैं तिरस्कार से हंसा। अगर वह मुझसे न चिपकी होती तो वो झूमर मेरे सिर पर नहीं गिरता। उसकी चोट उसकी अपनी गलती है, वह मुझे दोष नहीं दे सकती। चाहे जो हो, उसने खतरे के पल में तुम्हें बचाया था। क्या वाकई तुम्हें अपने अतीत के लिए थोड़ा सा भी लगाव नहीं है? मैं उसके पाखंड और सच को मोड़ने की कला की दाद देता हूं। मैंने उस आदमी से एक और शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अपने पैर की पट्टी देखी और झूठ गढ़ा। मैं भी उसे देखना चाहता हूं, लेकिन मेरा पैर जख्मी है और मैं बाहर नहीं जा सकता। लाइन के दूसरी ओर सन्नाटा था। 10 सेकंड से ज्यादा समय तक उसने गला साफ किया और उसकी आवाज नरम पड़ गई। अगर तुम नहीं आ सकते तो ठीक है, लेकिन एहसान चुकाने पड़ते हैं। ऐसा करते हैं। मैंने सुना है कि योंदाओ प्रोजेक्ट की पार्टी 1 महीने में है। अपने सेक्रेटरी से कहो कि कुछ इनविटेशन भेज दे और हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यह थी उसकी योजना। मैं हंसे बिना न रह सका और लापरवाही से हामी भर दी। फोन रखने के बाद मैंने बुगू को मैसेज करके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। फिर मैंने उसे कल इनविटेशन भेजने को कहा। अगले कुछ दिनों में मैं जहां भी गया, शेन रोचू मेरे पीछे रही। पहले मैंने सुझाव दिया कि वह अपने काम से काम रखे, लेकिन वह हमेशा मैरिज लीव का बहाना बनाती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब तक रोचू मेरे साथ थी, काम की कोई समस्या आने पर वह हमेशा सुझाव देती थी। उसकी मौजूदगी की आदत पड़ने और दिन भर साथ बिताने से हम जल्दी ही बहुत करीब आ गए। जब मैं देर तक काम करता, शेन रोचू अपने कंप्यूटर पर चुपचाप काम करते हुए मेरे बगल में बैठी रहती। अगर उसे बाहर जाना होता तो वह मुझे तुरंत बता देती। अपने ब्रेक के दौरान वह मेरे साथ डेट पर जाती थी। शहर में लंबी सैर करती और मुझे दिलचस्प जगहें और चीजें दिखाती। आधा महीना बाद नए साल के मौके पर लिन और शेन परिवार ने मुलाकात की तैयारी की। उन्होंने नए साल का एक साथ स्वागत किया। 10 से ज्यादा लोगों वाले दोनों परिवारों ने खुशी खुशी बातें की और मुख्य विषय नवविवाहित जोड़ा था। माँ ने रोचू और मुझे पूर्ण संतुष्टि के साथ देखा। यह लिन चुआन अपनी चाची की तरह जिद्दी है। जब उसने स्नातक किया, मैंने उसे जिंगबेई लौटने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद की और मैं कुछ न कर सकी। रोचू, अगर इसमें कोई कमी हो तो कृपया धैर्य रखना। सबके सामने माँ को मुझे एक्सपोज करते देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने कुछ शब्दों में खुद को सही साबित करने की कोशिश की।
शेन रोचू ने मेरे हाथ में एक संतरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। लिन चुआन जिद्दी। मैं उसे बहुत सक्षम और स्पष्ट दिमाग वाला मानती हूँ। भविष्य में अपनी चाची के साथ वह यकीनन लिन परिवार का बोझ उठाएगा। उसे उनसे बहुत कुछ सीखना होगा। मैं बोझ नहीं बन सकती। जैसे ही उसने बात पूरी की, शेन परिवार ने उसका समर्थन किया। बस इतनी तारीफें हुई कि माँ लिन की मुस्कान नहीं रुक रही थी, खुशी से चमक रही थी। जब तक तुम दोनों साथ हो हम खुश हैं, और अगर जल्द ही पोते पोतियां आ जाएं तो हम और भी खुश होंगे। बुजुर्गों ने मजाक में साथ दिया। मुझे अपना चेहरा और कान जलते हुए महसूस हुए। शेन रोचू ने मेरी घबराहट को भांप लिया और मुझे बाहर ले जाने का बहाना ढूंढ लिया, बगीचे की ओर। सर्दी की हवा ने मेरे चेहरे को सामान्य रंग में वापस आने में मदद की। रोचू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई जैसे ही उसने विषय बदला। क्या तुम कल रात पार्टी में जाओगे? बेशक। मैंने ली रुएन को और खुद को इनविटेशन दिया था। मुझे नजर रखनी होगी कि वह क्या कर रही है। क्या कोई इनविटेशन बचा है? एक मुझे भी दे दो। यह सुनकर मैंने उसे हैरानी से देखा। प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारी बड़ी बहन शेन रोचू व्यस्त नहीं हो इतने नाजुक वक्त पर? क्या तुम्हारे पास जांच करने का समय है? उसे पता था कि मैं मजाक कर रहा हूं। उसने पलकें झपकाईं और जवाब दिया, ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। बस छुट्टियों के दौरान कुछ करने को नहीं था। मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। मैंने समझदारी में सिर हिलाया, याद करते हुए कि सिर्फ एक इनविटेशन बचा था। मैं उसे नीचे अपनी चाची के पास ले गया। प्रोजेक्ट पार्टी जिंगबेई के सबसे बड़े होटल में आयोजित की गई थी। 7 बजे इंचार्ज ने मंच संभाला और कार्यक्रम शुरू किया। लिन परिवार की कार पहुंचने से पहले ट्रैफिक में आधा घंटा लेट हो गई। अंदर प्रवेश करते ही मेरी चाची को अवसरवादियों ने घेर लिया। इतने लोगों को देखकर मैं उस मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था और रोचू को भीड़ से दूर अंदर की ओर ले गया। चूंकि हम मेलजोल बढ़ाने नहीं आए थे, हम ग्रैंड हॉल में आराम से टहलते रहे, खाने और वाइन का आनंद लेते रहे। ल्यू रुएन शैंपेन का गिलास लिए दूसरी मंजिल पर थी और अचानक उसने मुझे देख लिया, रोचू से कुछ फुसफुसाते हुए। इस महीने के दौरान उसने बहुत सोचा था और मुझे भूल चुकी थी। मैं एक लिन हूं और मेरी सगाई शेन रोचू से हुई है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वह नाराज करने की हिम्मत करे, इसलिए उसने खुद से कहा कि अतीत को भूल जाना चाहिए। लेकिन इतनी मानसिक तैयारी के बाद हमें अपने सामने इतनी आत्मीयता से पेश आते देख उसके अंदर नफरत उबल पड़ी और उसका चेहरा काला पड़ गया। चेन जे ने उसकी नजरों का पीछा किया और उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह शाहजिया के साथ नीचे गया। यह देखकर तांग यान भी ल्यू रुएन को अपने साथ खींच लाई। वे चारों भीड़ पार करके मेरे सामने रुक गए। तीसरे, छोटी मालकिन, बहुत दिन हो गए। हमने आपकी भव्य शादी के बारे में सुना। बधाई हो। शुक्रिया। उन शब्दों के बाद माहौल बदल गया। फिर मुलाकात हुई। असहज होकर शाहजिया ने चेनजे को इशारा किया जो मुझे बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। लिन शुआन, मुझे याद है, हम कुछ महीने पहले मिले थे। हेलो मिस्टर चेन, बहुत दिनों बाद मिले। मेरी आवाज सुनकर लियू रुआन ने आखिरकार ऊपर देखा और मेरी ठंडी नजरों का सामना किया। लिन शुआन, बहुत दिनों बाद दिखे। सुना है तुम जख्मी हो, अब ठीक हो? मैं तो पूरी तरह ठीक हूं। मेरे व्यंग्य भरे लहजे ने लियू रुआन का दिल दहला दिया और उसके चेहरे पर पछतावा झलक उठा। वह सफाई देना चाहती थी, लेकिन शेन रुशु ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं लिन शुआन और उनकी आंटी के साथ आया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाजा यहां होगी। साल के इस वक्त में इतनी दूर जिंगबे आना मतलब कोई जरूरी काम होगा। तांग यान ने शाह जियाजा को इशारा किया कि मौका हाथ से न जाने दे। हमारा परिवार युंदाओ प्रोजेक्ट में रुचि रखता है, हम वही देखने आए हैं। सुना है इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज लिन शुआन की आंटी हैं। रुशु, क्या पुराने रिश्तों के खातिर तुम हमारा परिचय करा सकती हो? शेन रुशु ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी राय जानने के लिए मेरी तरफ देखा। आंखों ही आंखों में बात हुई और मैंने कहा, मदद तो करना चाहूंगा, पर जैसा तुम देख रहे हो आंटी अभी बहुत व्यस्त हैं। मुझे नहीं लगता यह सही वक्त है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, समझ गए कि उन्हें मना कर दिया गया है। उन्होंने शालीनता से विदा ली ताकि बुरा न लगे। सिर्फ लियू रुआन वहीं खड़ी हिचकिचाती रही। मैंने उसे नजरअंदाज किया और शेन रुशु के साथ आगे बढ़ गया। वह एक भटकी हुई रूह की तरह हॉल से दूसरी मंजिल और फिर गार्डन तक हमारे पीछे चुपचाप आती रही। किसी को न देख रुशु ने पूछा, मिस लियू, क्या आप मेरे पति और मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? रुआन को एहसास हुआ कि उसकी हरकतें कितनी अजीब लग रही थीं। उसने फौरन माफी मांगी। माफ कीजिएगा, मैंने ज्यादा पी ली थी और रास्ता भटक गई। इस बेतु के बहाने पर रुशु मुस्कुराई, पर उसका लहजा बर्फ सा ठंडा था। एक बार भटकना ठीक है, इसे आदत मत बनाओ। लिन शुआन पुरानी बातें भूल जाते हैं, पर लियू परिवार से मेरा न कोई रिश्ता है, न कोई पुरानी याद। इस धमकी ने लियू रुआन के कलेजे को बैठा दिया। वह जानती थी कि शेन परिवार की ताकत के आगे रुशु का एक शब्द लियू परिवार को जिंगबे से मिटा सकता था। लियू रुआन ने अपने परिवार को जोखिम में नहीं डाला और अपना गुस्सा पी गई। वापस हॉल में आकर, मिसेज लिन, हम आपके भतीजे को जानते हैं। क्या आप उनकी खातिर यह जाम स्वीकार कर सकती हैं? मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, पर जैसे ही सुना मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है और दौड़ पड़ा। हॉल के बीचों बीच पहुंचते ही माफी मांगने से पहले मैंने देखा आंटी फोन पर सिक्योरिटी को बुला रही थीं। एक पल में पूरी जगह सन्नाटा छा गया।
बाकी मेहमान उन चारों के फीके पड़े चेहरों को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। आज युंदाओ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, यह सिफारिशें चलाने की जगह नहीं है। अगर न्योता है तो अनाउंसमेंट सुने। उनकी तरफ पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश न करें, वरना बिना सोचे बाहर निकाल दिए जाओगे। जब गार्ड्स ने उन चारों को बाहर निकाला, रुशु और मैं वापस लौट आए। हम दरवाजे पर रुककर उस नजारे को देखने लगे और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। प्रेजेंटर की आवाज सुनाई दी, लगता है अब शुरुआत होने वाली है। जब उपद्रवी निकल गए तो मेरा भी वहां मन नहीं था। मैंने उससे घर चलने को कहा। शेन रुशु हर बात के लिए मान गई। आंटी को मैसेज भेजकर हम निकल गए। इन दिनों हम पुरानी हवेली में रह रहे थे। स्टाफ नए साल की छुट्टियों पर चला गया था। घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। हम सोफे पर सिमट कर फिल्म देखने लगे। आधी रात के करीब मुझे टेंगेरिन खाने की तलब हुई। छुट्टी और इतनी रात होने के कारण सब कुछ बंद था। मैंने फोन देखा, कोई डिलीवरी उपलब्ध नहीं थी और मैं हाँ भर कर रह गया। मेरा उदास चेहरा देख शेन रुशु प्यार से मुस्कुराई। वह किचन में गई और अलमारी से चावल के आटे का पैकेट निकाल लाई। यह देखकर मैं उत्सुक और हैरान होकर उसके पास गया। क्या तुम्हें टेंगेरिन बनाना आता है? मुझे आटे को छूते देख वह समझ गई कि मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। उसने 2 एप्रन ढूंढे। उसने एक मुझे पहनाया। बोली अगर नहीं आता तो ट्यूटोरियल देख लेंगे, जरूर बहुत आसान होगा। मुझे लगा वह सही कह रही है। मैंने जल्दी से फोन पर सर्च किया। 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने अजीब सी शक्ल के छोटे छोटे गोले बना ही लिए। जब पानी उबल गया मैं उन्हें डालने ही वाला था, पर रुशु को डर था कि मैं जल न जाऊं। उसने प्लेट ले ली और मुझे कटोरे लाने को कहा। शहद नहीं था तो उसने स्वाद के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया। जब हमने कटोरे परोसे तो आधी रात हो चुकी थी। चम्मच से मैंने सबसे बड़ा वाला गोला रुशु को दिखाया। सबसे बड़ा वाला मेरा है। लगता है इस साल मेरी किस्मत चमकने वाली है। रुआन मुझे मजाक भरी नजरों से देखने लगी। मैंने एक निवाला खाया और मेरा विजयी चेहरा अचानक जम गया, फिर वापस सामान्य हो गया। क्या यह अच्छा नहीं है? मेरी आंखें नर्वस थीं, पर मैंने उत्साह से सिर हिलाया और उसे चम्मच खिलाने बढ़ा। यह बहुत स्वादिष्ट है, चखोगी? रुआन ने देखते ही पहचान लिया कि बेर के आकार का वह गोला कच्चा था, पर उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने सिर झुकाकर बाकी का हिस्सा खा लिया। मुझे जाल में फंसा देख मेरे होठों पर दबी हुई हंसी खिल उठी। मैंने अपना चेहरा छिपा लिया। कैसा है? उसने हैरानी का नाटक किया और अंगूठा दिखा दिया। बहुत ही लाजवाब, मीठा और नरम, बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। उसकी आंखें इतनी चमक रही थीं कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह झूठ बोल रही है, पर मुझे अपने स्वाद पर यकीन था। मैंने चम्मच नीचे रखा। मैंने एक हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई और उसका मुंह खोलकर देखने की कोशिश की। रुआन उसे पहले ही निगल चुकी थी। जब मैंने उसका मुंह खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरे चेहरे पर घोर निराशा छा गई। यह साफ कच्चा था। तुमने मुझे धोखा दिया है ना? हंसी मजाक के बीच हम सोफे से कालीन पर गिर पड़े। हम एक दूसरे को निहारने लगे। सांसें आपस में उलझ रही थीं। इतनी नजदीकी में बस फिल्म के संगीत और बाहर जलती आतिशबाजी की आवाज आ रही थी। मैंने पहले संभलने की कोशिश की, हाथ का सहारा लेकर उठने लगा, पर रुशु ने धीरे से मेरी कलाई थाम ली। उसकी उंगलियां गर्म और कोमल थीं, हमेशा की तरह शांत, पर अनजाने में ही मेरे दिल को छू गई। मेरे सबसे कमजोर पल में लिन शुआन, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर हर शब्द स्पष्ट था। तंग्युआन कच्चा था। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। मैं जम गया, फिर हंसते हुए वापस नीचे गिर गया। उस दूरी से मैंने उसकी आंखों की गहराई में देखा। मैंने उसे शादी में अफरात फरी संभालते देखा था, ऑफिस में काम करते देखा था, जख्म पर मरहम लगाते वक्त गंभीरता देखी थी, पर इतनी मिठास मैंने कभी नहीं देखी थी। तो फिर तुमने खाया क्यों? शेन रुशु ने सहज भाव से जवाब दिया। क्योंकि तुमने मुझे खिलाया था। उसने प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया। सच कहूं तो मैं तुम्हें जितना तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा सालों से पसंद करती हूं। मैं एकदम स्थिर हो गया। मेरी मुस्कान हैरानी में बदल गई। मैंने हमेशा सोचा यह शादी एक पारिवारिक समझौते का नतीजा है, सिर्फ सामाजिक सुविधा के लिए। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस जल्दबाजी वाली शादी के पीछे 10 साल की भावनाएं छिपी हैं। मेरी स्तब्धता देखकर शेन रुशु मुस्कुरा दी और वह राज खोल दिया जो उसने उस शख्स के लिए रखा था जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। 18 की उम्र में जब तुम्हारी आंटी शादी करने लौटी, मैं अपने परिवार के साथ उस पार्टी में गई थी। वह दिन महज औपचारिकता भरे अभिवादन का था। जिंगबे का पूरा हाई सोसाइटी लेंस को घेरे हुए था। सिर्फ तुम एक कोने में अपनी आंटी और उनके वाद्यंत्र की मदद करते हुए शांत थे। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां तारों को छूती, तुम नीचे देख लेते थे। सूरज की किरणें भी मानो तुम्हें ही निहार रही थीं, तुम्हारे चेहरे को रोशन कर रही थीं। मैंने सोचा कोई इतना निश्चल और संकल्पित कैसे हो सकता है। तुम्हारी आंखों में एक बेदाग कोमलता थी। उस दिन से मैं चुपचाप तुम्हारा पीछा करने लगी। मुझे पता था तुमने जिंगबे की विलासिता छोड़ दी युंदाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मुझे पता था तुमने चौथे साल के वेलकम गाला में पियानो बजाया था और तुम बहुत लोकप्रिय थे। मुझे पता था तुम्हारा एक लंबा रोमांस था जहां तुमने अपनी सारी कोमलता और सब्र किसी और पर न्योछावर कर दिया था। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक कड़वाहट थी जिसे पहचानना मुश्किल था। मैं बस दूर से तुम्हें देखती रह गई। पास आने की हिम्मत न हुई। तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट को देखती रही।
तुम्हारे बारे में हर एक कमेंट सहेज कर रखती और मेरा दिल। तुम्हें 7 साल तक किसी और से प्यार करते देखा, जबकि मैं भी 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसीलिए जब तुम्हारी आंटी ने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और स्वीकार कर लिया। मुझे जो इंसान चाहिए था वो न तो लिन ग्रुप का वारिस था, न ही मेरी हैसियत का कोई साथी। वो हमेशा से सिर्फ तुम हो, लिन चुआन। उसने ऊपर देखा और मेरी नजरों से मिली उसकी आंखों में ऐसी कोमलता थी जो छलकती हुई मालूम हुई। मैंने लगभग 10 साल इंतजार किया है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारा ख्याल रखने का हक मिल सके। अचानक मेरी धड़कन थमसी गई, मेरी आंखें नम हो गईं। मैं जिसने उन 7 सालों में खुद को हमेशा कुर्बान किया और जिसे नजरअंदाज किया गया, सोचा था कि मेरी निष्ठा को धोखा मिलेगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नजरों से दूर कोई सब कुछ देख रही थी, उसे अपनी रूह में बसाए हुए, और लगभग 10 साल से खामोशी में मुझसे प्यार कर रही थी, जिन्हें मैं महज इत्तेफाक समझता था। अब आखिरकार उन सबकी एक वजह मिल गई है। उसे पता था कि मैं सीफूड नहीं खाता और देर रात तक जागने पर मुझे गर्म शहद चाहिए होता है। वो मेरी शांति के पीछे छिपी जिद को समझती थी। वो जानती थी कि दिखावे के लिए ही सही। मैंने कहा था मुझे परवाह नहीं, पर मैं किसी का पसंदीदा बनने के लिए तरसता था। वो स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वाली नहीं थी। उसने सालों से मुझे अपने दिल में संजो रखा था। मैंने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं। उसके बालों पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए मैंने कांपती आवाज में कहा, यूशु, मुझे देर से आने के लिए माफ करना। गलत इंसान के पीछे मैंने 7 साल बर्बाद कर दिए और उसके इंतजार की एक पूरी दशक गंवा दी। मैं बहुत खुश हूं कि मैं वापस आ गया, बहुत खुश हूं कि तुम अभी भी वहीं थी। अभी बहुत देर नहीं हुई है। शेन यूशु ने हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगाया, मेरी धड़कनें सुनने के लिए अपना चेहरा मेरे सीने में छुपाया और कोमलता से मुस्कुराते हुए बोली, आखिर में अगर तुम हो तो फिर इंतजार की कीमत कोई मायने नहीं रखती। आतिशबाजी अचानक फूट पड़ी, जैसे शीशे पर और हमारी आंखों में। उस रात हमने न बिजनेस की बात की और न ही दिखावा किया। हम बस सोफे पर दुबक कर बैठे, आधे पके डेजर्ट खाए और बीते हुए सालों की यादें ताजा की। आखिरकार मुझे पता चला कि इतनी शिद्दत से चाहा जाना, सालों तक याद रखा जाना और तड़पा जाना दुनिया का सबसे सुकून देने वाला एहसास है। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल स्वाभाविक था।